जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू कीपिंग अप विद करीना। आज हमारे साथ है अभय शुक्ला जी। हाँ, आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सबका बचपन का क्रश तो रहे, ये मेरा तो रहे है। सो वेलकम अभय सर। थैंक यू सो मच। કેમ છો? તમને ગુજરાતી આવડે? હા બટ आज का पॉडकास्ट हम हिंदी में करेंगे। हिंदी गुजराती मिक्स में કરી શકે પણ आज हम हिंदी में करेंगे। आज हम हिंदी में करेंगे। थैंक यू करीना, ये बड़ा अच्छा शो है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। कीपिंग अप विद करीना के शो को मैं वैसे ही फॉलो करता हूँ। मुझे बहुत गुप्त सूत्रों से पता चला, हमारी पूरी सीआईडी ने हमने लगा रखा था कि ये शो कैसा है। जी। पता चला कि बहुत अच्छा शो है। देन मैंने आने का जो है तो मैंने पूरा जांच वाँच कर लिया है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लोग आपको सीआईडी इंस्पेक्टर निखिल के रूप में देखते हैं, राइट? कि लाइक कोई भी देख जाएगा तो बोलेगा देखिए वो निखिल निखिल, यू नो। सो आई वांट टू नो हु इज एक्चुअल अभय शुक्ला। अभय शुक्ला इज़ वेरी बहुत फ़नी इंसान है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत कम बोलता होगा, लेकिन उतना ही उल्टा है। बहुत बोलता है और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। लोगों को चुप कराना पड़ता है कि बस करो। तो मुझे कहीं मैं जाता हूँ तो मुझे पहले बोला जाता है कि देखो बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। जैसे आप लड़की नहीं देखने जाते हैं तो कैसे उनको सिखाया जाता है कि ऐसे नहीं करना है। कई शोज़ में ऐसा जाना पड़ता है तो पहले बताया जाता है कि ज़्यादा नहीं बोलना है, बहुत शांत रहना है। तो जितना मैं स्क्रीन पे सीरियस दिखता हूँ उतना ही मैं अभय शुक्ला के रूप में उतना ही ज़्यादा बोलता हूँ। फूडी हूँ, खाना बहुत खाता हूँ। पहले तो खाता नहीं हूँ, अगर खाता हूँ तो बहुत खाता हूँ। मस्ती बहुत करता हूँ, लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग हंसेंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो कभी कभी हंसते 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 उनके रास्ते कट जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग हंसते रहें। हमारा मतलब अभय शुक्ला का एक ही बस यही है कि मैं इंटरटेन कराने के लिए पैदा हूँ। बट डीप डाउन ना, मैं जब आपको देखती थी ना टीवी पे, तो मुझे पता था दैट यू आर वेरी फनी। वो एक फीलिंग आ जाती है ना दैट इनको मतलब मार मचोड़ के ऐसे खड़ा रखा है कि सीरियस बना के रखा है। बट यू आर वेरी फनी पर्सन इन रियल लाइफ। आई गॉट दैट वाइब। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहीं दैट नहीं, एक से मतलब इसमें लड़कियों का सिक्स सेंस काम आ गया। मतलब मैं तो बच्ची थी, मैं जब मैं मत बोलो आप बच्ची थी, आप 60 मैं तो बच्ची थी ऐसा। आई वॉज अ किड, मतलब किड इन दिस। मैं भी सीआईडी देख के बड़ा हुआ हूँ, बाद में मुझे काम करने का मौका मिला। मतलब मैं तब थोड़ी, हाँ। आप दया के ज़माने की हैं, मतलब साटम साहब के ज़माने की हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मुझे ये जानना है कि जब आपको लोग इन पर्सन जब पहचान लेते, यू नो दैट ओके यू आर यू नो अभय शुक्ला, मतलब निखिल, एज अ निखिल के रूप में पहचानते हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? पहले थोड़ा अच्छा लगता था, मतलब बहुत ऐसा कि अरे यार चलो रिकग्नाइज हो रहा है, चलो रिकग्नाइज हो रहा है, रिकग्नाइज हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो आदत पड़ गई। हाँ, फिर लोग कहते हैं कि पहले तो सीआईडी वालों से डरते बहुत ज़्यादा हैं, आपको सही बताऊँ तो। ऐसे छोटे बच्चे होते तो आके ऐसे खड़े होकर देखते रहते हैं, ऐसे बोलते नहीं, डर के मारे कि रियल वाला है ये, ठीक है। तो फिर धीरे से बोलते हैं कि सर आप वही हो ना, तो हम लोग कहते हैं हाँ वही है वही है। हाँ, तो मतलब वो बहुत रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। मतलब ये आपको बोलें कि ये शो से रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो एक जैसे एक्टर का एक वो होता है ना कि आप आपसे वो बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन बहुत बहुत वेल बिहेव्ड तरीके से आपको जो है वो मिला जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि हम सिग्नल तोड़ते हैं, वैसे तोड़ना नहीं चाहिए, तो हमें बेनिफिट मिल जाता है कि अच्छा आप तो सीआईडी वाले हैं। तो पुलिस वालों का बड़ा सपोर्ट मिलता है एंड ऑडियंस का प्यार तो। ऑफ कोर्स इट्स अ कल्ट शो, आई थिंक दे हैव कल्ट फॉलोइंग। हम लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि भगवान भी इसको देखते हैं ऊपर बैठ के, कि भगवान को भी एंटरटेन करने के लिए सीआईडी देखना पड़ता है। बट आपने कहा पहले ऐसा लगता था, अब क्या लगता है? अभी आदत हो गई है। उससे मुझे एक कहानी याद आती है कि एक आदमी की शादी होने वाली थी, तो वो बाबा के पास गया, बोले बाबा जी मेरी शादी होने वाली, क्या होगा? बोले शुरू के 6 महीने बहुत कष्ट है, बर्तन धोने पड़ेंगे, झाड़ू लगानी पड़ेगी। फिर बोले साहब 6 महीने के बाद बाबा जी ठीक हो जाएगा ना? बोले उसके बाद आदत पड़ जाएगी। तो हम लोग के साथ ऐसा ही है, अब आदत पड़ गई। मतलब अब उतना वो नहीं होता, पहले बड़ा अच्छा लगता था, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। लेकिन प्यार एंड लोग, मतलब जैसे हमको उनके बीच में जाके शूट करना पड़ता है, तो वो बहुत अपनापन तरीके से शूट कराते हैं कि अरे ये तो अपने हैं, घर ले जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएं। मतलब बहुत, हमको समझ लीजिए कि हमने सीआईडी ने कभी परमिशन लेके शूट नहीं किया है।
ओके। हाँ, कभी परमिशन लेके इवन हम लोग अंधेरी स्टेशन पे शाम को हमने 6 बजे शूट किया और हमने एक क्रिमिनल को उठाया था, ऐसा एक सिचुएशन था वो। अब आप सोचो कि लोग कितना प्यार करते होंगे कि इस अंधेरी स्टेशन पे शाम को 6 बजे जहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं होती, वहाँ हमने एक इंसान को किडनैप किया हुआ है। ऐसा मतलब एक सीन था। हाँ, तो आप सोचो कि लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर हम उनको बोल दें कि शूट चल रहा है तो हमको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं वो। दैट्स वेरी तो नाइस। ये उनका एक हम्बल, और इसीलिए हम इतने सालों तक चलते आ रहे हैं और इतना ही प्यार हमको मिला। हमारे अगेंस्ट से बहुत बड़े बड़े शोज़ आए, बिग बॉस तक आया, लेकिन हमारी टीआरपी को कभी टच नहीं कर पाया। मैंने कहा ना उनका कल्ट फॉलोइंग है, लाइक लिटरली आप कोई भी एक सीन दिखा देंगे ना तो हमको पता होगा कि इसमें खूनी कौन है। मैं बचपन से यही मैं और मेरी मम्मी ये बोलते हैं, मैं बोलती यही खूनी है, मम्मी बोले ना ना उसकी बीवी होगी, और ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम लोगों ने एक चीज़ ये चला के रखा था कि हमारे डायलॉग्स अच्छे होंगे, कोई ऐसा ऐसा सीन नहीं होगा, बहुत ब्लड नहीं दिखाएंगे, या नहीं करेंगे, बहुत फाइटिंग सीक्वेंसेस नहीं होगा, ताकि बच्चे हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं हो। और हमारा सिचुएशन ये था कि अगर आप गलत करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो हमने ये मैसेज भर भर इट वॉज अ वेरी क्लीन शो। हाँ, मतलब आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, आपको कहीं ऐसा ऑड नहीं लगेगा, अरे यार ये क्या हो गया। इवन पूरे शो में बीपी सर ने कभी किसी लड़की को, मुझे याद नहीं, कभी वन पीस उन्होंने पूरे किसी भी शो में पहनाया होगा, तो किसी भी एपिसोड में, मतलब वो ड्रेस तक जो है चेक होती थी कि नहीं 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 ये ड्रेस तो नहीं जाएगा। इवन हमारे नाम बहुत अजीब अजीब जो विलन्स के होते थे, धनते लोटा, छोटा कटोरी, ठीक है, ताकि लोग मतलब उनसे जुड़ सकें वो। और यार वो तो धनते लोटा, इवन मुझे याद है राहुल देव आया था, राहुल देव का नाम धनते लोटा था। ओ या दैट एपिसोड। इतने वो थे कि यार ये क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा है, धनते लोटा, कौन सा विलेन धनते लोटा के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जब शो आया, रिलीज़ हुआ, तो मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, उन्होंने मुझे बोला यार आप लोग का क्या है ये शो। बोला मैं जिधर जाता हूँ बोलते हैं अरे ये तो धनते लोटा आ गया। तो वो बोलते थे यार ये क्या नाम चिपका दिया मेरे पीछे जो है ये। एक एक चीज़ पे बहुत, और इसीलिए इतने फ़नी वे में नाम रखे जाते हैं ताकि बहुत कोई मतलब हैमरिंग नहीं हो। जैसे अदर शोज़ जो क्राइम के हैं उनको आप बहुत ज़्यादा देखो तो आप पे हैमरिंग बहुत होता है, आप लोगों से डरना शुरू कर देते हो कि अरे यार ये पता नहीं जहर तो नहीं पिला रहा है ये। तो इसका बहुत बड़ा बैड इफ़ेक्ट भी हमारे समाज पे पड़ा। तो हमने हमेशा हम लोग इससे बच के रहते थे कि भाई नहीं नहीं यार लाइट। सो अलॉन्ग विद दिस टेल मी वन थिंग, दैट ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ये फैंस जानेंगे आपके बारे में तो वो सरप्राइज हो जाएंगे, लाइक आपने बता दिया मैं फ़नी हूँ ये, बट शो में मुझे सीरियस रहना पड़ता है, बट वन पर्टिकुलर थिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर। अब हम लोग के पास तो कुछ शेयर करने की चीज़ ही नहीं बची, हमने तो सारा बता दिया कि हम फनीस्ट हैं, खाते हैं पीते हैं। फनीस्ट है कि शो के पीछे जो है, हम लोग जब कहीं शूट करने जाते हैं तो हम लोग इतने फूडी हैं कि सबसे पहले हम लोग का मेन्यू सेट होता है कि हम लोग आज क्या खाने वाले हैं। तो लंच पहले सेट होगा। तो ये ऑडियंस को हमारी जानना चाहिए कि हम लोग पहुँचेंगे तो हमारा ब्रेकफास्ट सेट होगा पहले कि अच्छा आज ये इस जगह पे ये रेस्टोरेंट, हम लोग लाइव लोकेशन पे शूट करते हैं, हमारा कोई सेट तो है नहीं। तो हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ के रेस्टोरेंट रेडियस में कितनी, 1 किलोमीटर के रेडियस में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, अच्छे कौन से हैं। तो एक्सेप्ट जो सीआईडी ब्यूरो दिखाते थे उसके अलावा कोई परमानेंट आपका वो नहीं था, सिर्फ ब्यूरो। ब्यूरो एंड फॉरेंसिक, दो, बाकी हम लाइव लोकेशंस पे शूट करते हैं। तो हम लोग सारे के सारे बहुत फूडी बहुत थे सेट पे जो है, और तो इसलिए हमें लगता था कि चलो इस एरिया में ये वाला लोकेशन पे ये वाला है, तो दया सर वहाँ पे मेन्यू सेट करते थे, अच्छा तो ये यहाँ से अच्छा होता है, तो ये हम लोग की जो है वो क्या नाम है। बाय द वे उनसे ज़्यादा ही डज वॉचेस माय वीडियो, वो मेरे वीडियोस देखते हैं। सो अलॉन्ग विद दैट अब मुझे एक और बात बताइए आप, दैट आपका एक्टिंग करने का पहले से प्लान था या एक एक्सीडेंटल हो गया ये सब? नहीं ये एक्सीडेंटल है, मैं 9th का नहीं 11th का मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं ऐसे, मुझे तो कुछ बहुत पढ़ने में तेज़ था नहीं। हाई स्कूल तो बड़ी मुश्किल में, 10th बड़ी मुश्किल में पास हुआ था। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था पास हो जाओगे ना, मैंने कहा पास हो जाऊंगा। जब उन्होंने पूछा था कि पास हो जाओगे, तो मैंने कहा हाँ पास तो हो जाऊंगा, पर नंबर कितने आएंगे ये नहीं पता है। तो पास हो गया, 34% आया था आई थिंक। इतने में तो आप लोग 4 बार 5 बार पास हो नहीं हो सकते, मतलब आजकल तो 88 90 रहते हैं, हम तो इसने 4 5 बार पास हो जाएं। 11th का एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे भी इसे कुछ नहीं आता, मेरे पीछे वाला मुझसे कुछ पूछ रहा था कि कुछ बताओगे। तो बोल रहा था कि तुम मेरा लो देख लो। तो वो टीचर मुझे गुस्से में, वो जो मेरी क्लास टीचर थी उसने छीन लिया पेपर कि तुम ये क्या कर रहे हो ये।
मैंने कहा मैम मुझे तो कुछ आ नहीं रहा, ये पीछे मुझसे पूछ रहा है, तो वही दिखा रहा था। बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी करना चाहिए, वो तुम तो सो डिसिप्लिन्ड हो, ऑनेस्ट। ये वो। मैंने कहा मैं कौन सा डिसिप्लिन, मुझे मतलब खुशी हुई, लेकिन उसने बोला कि तुम इतनी यहाँ पे वो करते हो, उत्पात मचाते हो, तुम एक्टर क्यों नहीं बन जाते। तो वो मुझे वो बात हिट कर गई वो, और वो मैंने जाके बड़ा विचार किया उस पर, और थिंक किया कि यार हाँ इसने तो सही। So this thought came into your mind when you were in ninth standard. नहीं 11th। प्रयागराज से मुंबई। मुंबई मतलब मुझे उसके बाद फिर वो एक जर्नी शुरू हो गई वो। फिर मुझे प्रयागराज में मैंने ढूंढना शुरू किया कि यहाँ थिएटर कहाँ चलता है। फिर एक परिमल दत्ता जी थे, उनसे मैं मिला, बहुत उनके पीछे पड़ गया। वो भी उनकी एज हो चुकी होगी, लगभग 85-86 के थे वो, लेकिन वो एनएसडी पास आउट थे। एनएसडी में वो ड्रामा टीचर थे। तो किसी ने मुझे बोला कि आप उनके पास जाओ तो वो आपको वो बताएंगे कि एक्टिंग की बारीकियाँ सिखाएंगे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने भगा दिया, बोले जाओ यहाँ से। उनकी एज हो गई थी वो, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद ये मुझे सिखा सकते हैं, तो वो उनके मैं पीछे पड़ गया एकदम से। तो सब्ज़ी लेने जाए तो मैं सब्ज़ी ले रहे हैं, उनकी थैला वैला उठाता था You literally used to do that? उनका। हाँ एग्जैक्टली। देन वो बड़े खुश हो गए एक दिन, बोले यार तुमको मैं कुछ करता नहीं, तुम क्यों मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। मैंने कहा मैं आपके बगल रहता हूँ इसलिए मैं आ जाता हूँ, मैं रहता दूर था, पर उनको मैं थोड़ा वॉच करता था। वो एज हो गई थी, घर में कोई था नहीं, तो मैं सब्ज़ी वब्ज़ी थोड़ी उनकी हेल्प करने लगा। तो फिर उन्होंने बोला कि यार एक काम मेरा और कर दो, मेरा ना शो है 2 कौड़ी का खेल, वो 99 हो गया है शो, 100 पूरा करवाना है, तुम वो करवाओगे। मैंने कहा हाँ मैं क्यों नहीं, आप बोलो क्या करना है। तो वो शो मैंने पूरा उनका 100 प्ले करवाया। वो उसमें मुझे प्रॉक्सी करने का बहुत मौका मिला। तो वो प्रॉक्सी करते करते उनको अच्छा लगा कि यार बड़ा डेडिकेटेड है ये, बड़ा। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे ट्रेन करना शुरू किया। बाद में उन्होंने मुझे बोला मेरे से इतना ही हो सकता है, अब तुम चाहो तो अब मुंबई जा सकते हो। तो फिर मैंने मुंबई का वो रुख किया था। तो मुंबई आने के बाद टेल मी कि इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए वो कितना टफ है, आपको कितना टफ लगा? नहीं, मुझे ढूंढने में टफ लगा। मतलब मैं आया तो था, अपॉर्चुनिटीज कम थी? अपॉर्चुनिटीज़ तो आप देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो बनानी पड़ती है। अपॉर्चुनिटीज़ पे आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, दैट्स वेरी नाइस, टेक नोट्स, यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। तो वो आपको बनानी पड़ती है। दिन मैं थाना में था, तो मुझे पता नहीं था कि शुरू कहाँ से करना है। मैं याद हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी के बड़े भाई वहीं पे रहते हैं थाना में, उनको भी कोई आइडिया नहीं था, तो वो भी अपना बोलते थे देखो क्या है कहाँ है। तो मैं ट्रेन पे थाना स्टेशन से जाता था, लोकल ट्रेन में बैठता तो भाई खला उतरता था, तो मैं पूछता था भाई ये फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है, तो लोग मुझे हंसते थे लिटरली। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कोई आपको या किसी आपकी ऑडियंस को खुश करने के लिए, तो हंसते थे कि ये क्या साला पागलों ऐसी बात करता है। फिर मैं वापस चला गया। फिर मैं वहाँ पे डॉक्टर्स के मैच होते थे, ये फुटबॉल के मैचेस होते थे डॉक्टर्स, तो फुटबॉल में खेलता था उनके साथ में, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो थे प्रयागराज के। तो उनका एक दिन मैच था ये साइंटिस्टों के साथ में, तो वो साइंटिस्ट का मैच मैं भी खेलने चला गया। तो एक डॉक्टर कम था, तो उसमें मुझे बोली तुम भी आओ खेलने, तो मैं चला गया। तो चूंकि वहाँ आगे डॉक्टर होना चाहिए तो ही आप प्ले कर सकते हो, नहीं तो आप खेल नहीं सकते हो आप। तो मैं उनको पानी वानी पिलाता था ले जाके। तो उसमें एक डॉक्टर पांडे थे, उनको चोट लग गई, तो उसकी जगह उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है, तो हमको तो इसको खिलाना पड़ेगा। तो मैं जब ग्राउंड में गया तो वो साइंटिस्ट और ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा तेज़ भागता था, बस बाकी तो कुछ आता नहीं था। और गलती से कुछ गोल जो है मेरी वजह से हो गए, और लास्ट में एक गोल कैसे मेरे से हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन हो गया वो। तो डॉक्टर्स खुश हो गए, बोले यार तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो एकदम से। बोले तुम एक्टिंग वैक्टिंग क्यों नहीं करते हो, वो पांडे जी पड़े हुए थे वो। तो मैंने कहा मैं तो गया था एक्टिंग करने बट कुछ हुआ ही नहीं। बोले क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा मैं तो मुंबई गया बट कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ कोई पहचानता ही नहीं है, वहाँ तो बोलते हैं इंडस्ट्री किसी को नहीं पता है और मुझे खुद नहीं पता है। तो उन्होंने बोला मेरे एक रिलेटिव हैं, वो किशोर नमित कपूर में हैं, एक्टिंग ड्रामा सिखाते हैं वो, तो आप वहाँ जाके मिलो। तो उन्होंने नंबर दिया, मैंने उनको फ़ोन किया और तीसरे दिन मैं उनके पास पहुँच गया। तो वो भी मुझे मुंबई में देख के ऐसे शॉक थे ऐसे बोले तुम हमसे तो मेरी परसों बात हुई थी। मैंने कहा मैं आपको टाइम नहीं देना। मतलब आप एकदम डेडिकेटेड थे ना? तब ये लग गया था कि कुछ और कर नहीं सकते हो आप। आई एम नॉट श्योर। नहीं मतलब ये था कि मेरी, मतलब ये पैशन भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि मैंने ये टारगेट कर लिया कि बस अचीव करना है, तो इसलिए उन्होंने मुझे टाइम दिया। एंड देन मैं कैसे पहुंचा था उस टाइम मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं परसों में उनके सामने खड़ा था 2-3 दिन के बाद। तो आपको आपका पहला ऑडिशन याद है? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? 80 टेक हुए थे मेरे।
उसमें बेसिकली उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब मैं एक्टिंग कोर्स ख़त्म किया तो ख़त्म करते करते मुझे मॉडलिंग्स के ऑफ़र बहुत आने लगे, बहुत सारे आने लगे। आई एम नॉट सरप्राइज्ड अबाउट दैट। वो उसने मेरा ना वो माइंड सेट चेंज कर दिया। यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड? एटली और मुझे पैसे बहुत आने लगे, बहुत पैसे आने लगे। So if it was good money and you were enjoying it, why didn't you continue? क्योंकि फिर मुझे एक दिन ऐसा लगा यार कि मैं तो एक्टिंग करने आया था और मैं ये क्या कर रहा हूँ ये। मतलब आप ये सोच सकते हो कि मुंबई में ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जिसके साथ मैंने शूट नहीं किया हो एज ए मॉडल। मतलब जो एक मॉडल का ड्रीम होता है कि मुझे इस एजेंसी के साथ टाई अप करना चाहिए, और वो भगवान की पता नहीं कौन सी कृपा होती थी कि 2-4 दिन के बाद उनके पास फ़ोन आ जाता था मेरे पास कि तू आएगा क्या, करेगा क्या, लेकिन ये वाली एजेंसी के साथ तुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने पड़ेंगे। ऐसे करते 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 मतलब मैंने जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज थी सबके साथ मैंने कर लिया शूट। फिर मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं तो एक्टिंग करने आया था, ये तो मैं गलत उस पर चला गया। तो मैंने मॉडलिंग रातों रात मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है। लेकिन मैं प्रिंट मीडिया में ज़्यादा मैं घुसा हुआ था। प्रिंट मीडिया जो फ़ोटो शूट वाले जो है, रैम पे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे शेयर करने में, या ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें मुझसे फिल नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो ट्रैक ही चेंज कर दिया वो। और मैंने प्रिंट मीडिया को मैंने पकड़ा, प्रिंट शूट को, और ये वाली प्रिंट मॉडलिंग को मैंने इतना बड़ा कर दिया अपने लिए। पैसे, ये वो सारी चीज़ें थी। फिर मुझे लगा नहीं यार, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। फिर मैंने हिना खान करके है एक एकता जी की वो एसोसिएट थी, तो मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा यार मुझे ऑडिशन देना है। तो उसने बोला हाँ एक शो आ रहा है, तू आ जा, ऑडिशन दे दे। तो मैं ऑडिशन देने गया और 80 टेक हुआ और मैंने उससे नहीं हुआ। तो मैं उस दिन रात भर सो नहीं पाया। मुझे लगा यार ये क्या हो गया ये। मतलब मैंने 2-2 पेज की डायलॉग्स याद करके मैंने परफॉर्म किया था परिमल दत्ता जी के टाइम पे। इवन किशोर नमित कपूर में कोर्स करने के टाइम पे मैंने परफॉर्म किया। So like you have so much dedication ना कि हाँ एक्टिंग ही करनी, इतना सब आपने ट्राई किया फिर भी you went back to acting ना। So तब ऐसा क्या हो गया कि आपको इतने सारे टेक देने पड़े? What was going on in your mind? वही मतलब आपका ट्रैक भटक गए। आप जो है, जो एक्टिंग के लिए आप इतने फोकस थे, आप रोज़ मेहनत करते थे, डायलॉग्स याद करते थे, उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते थे। फिर आप मॉडलिंग में गए तो आपको पता चला कि आप सुबह से रात तक आप शूट ही कर रहे हो, और फिर आपका अकाउंट फिल हो गया, तो आप इजी वे में घुस गए आप। तो देन फिर उसके बाद मैं एक सिने विस्टा का एक शो था वो, जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर आता था वो शो, सहारा वन या स्टार वन पे था वो डॉक्टर्स का, आई थिंक दिल से या समथिंग ऐसे कुछ था, वो डॉक्टर्स के ऊपर। वो मैं ऑडिशन देने गया। उसमें ये बिपाशा जी के जो हस्बैंड हैं उनका नाम मैं करण। उसमें लीड कर रहे थे, तो उनकी जगह पे मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था कि एक शो है, ऐसा आओगे। तो वो ऑडिशन देने गया तो वहाँ पे भी सेम हुआ कि वो कास्टिंग डायरेक्टर हैरी परमार जी ने मुझे बोला कि यार तुम तो अमिताभ बच्चन की कॉपी कर रहे हो, ये थोड़ी होता है, तुम अपना कुछ करके बताओ। तो मैंने कहा यार मैं तो ऐसे ही करता हूँ शुरू से, और अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो आप करके बता, आप मुझे सिखाओ। तो मुझे बोला मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ तुमको यहाँ सिखाऊंगा मैं। वो लकली मुझे एक जिम में मिल गए जिस जिम में मैं जाता था, तो उनको डर ये लगा कि मैं उनके पीछे पड़ गया हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम तो यहाँ तो मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने कहा सर आपने बोला था कि आप मुझे सिखाओगे, आप मुझे एक्टर बनाओगे वो। तो उन्होंने बोला कि तुम हारमोनियम ला सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं ला सकता हूँ। तो बोले ठीक है हारमोनियम लेके आओ, फिर मुझे फ़ोन करो। उन्होंने ऐसे ही बोला कि यहाँ से निकल जाए बस ये। तो मैंने उनको फ़ोन किया थोड़ी देर, मैंने कहा सर हारमोनियम ले आया मैं। तुम सच में हारमोनियम ले आए? मैंने कहा हाँ मैं ले आया। तो मैं हारमोनियम वहाँ पे क्या नाम है, लोखंड वाला के आगे एक शॉप मुझे मिली। सब डिस्करेज नहीं हो जाते इतने सारे टेक्स लेने के बाद? व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? चीज़ आप, अगर आपके पास पैशन है ना तो आप उसको अच्छा करने के लिए लग जाते हो कि यार अच्छा क्यों नहीं हुआ, उसे अच्छा कैसे। बट कभी ये थॉट आया कि मे बी दिस इज नॉट माई कॉलिंग, आई एम डूइंग समथिंग, यू नो? नहीं ऐसा, नहीं ऐसा कुछ पहले से पता ही था कि यही करना है? ही करना ही, मतलब बिजनेस और ये बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो चलती रहती हैं, बट लेकिन जो पहला जो कह सकते हैं ना फर्स्ट लव जो है वो, या तो आपका पहला, अगर मुझे लगता है कि अगर ये सोच लूँ कि अगर मैं कल से परफॉर्म नहीं करूँगा तो शायद मेरी लाइफ का जो वो है मोटिव है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर मुझे ये कह दिया जाए कि अब कल से तुम्हें ये काम नहीं करना है, तो हो सकता है कि मेरी लाइफ जो है शॉर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है।
क्योंकि ब्रेन में 24 घंटे वही चलता रहता है कि अच्छा ये वाले सीन में अगर अभी जो मैं गुजराती फिल्म करने जा रहा हूँ तो 24 घंटे उसी में चल रहा है वो, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो अगर मुझे ये कल पता चल जाए कि नहीं यार मैं तो कल से एक्टिंग नहीं करने वाला हूँ, तो मे बी शायद डिप्रेस्ड हो जाऊँ, शायद हो सकता है कि लाइफ शॉर्ट हो जाए। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि वही वो मतलब मैंने वो चूज़ किया है और मेरे पूरी मसल्स मेमोरी ने भी उसी को चूज़ किया था। तो देन अब अगर मुझे उस ट्रैक से किसी ने अगर, तो वो जैसे होता है ना कि बड़ा ब्रेकअप जो है वो, आई अंडरस्टैंड। तो वो फिर आपको जीने नहीं देगा वो, मे बी। सो कमिंग टू वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, वन बाय वन, ठीक है? आपका सीआईडी में सिलेक्शन कैसे हुआ था? सीआईडी में सिलेक्शन, मैं एक शो कर रहा था आरक्षण करके, तो उस टाइम मुझे कॉल आया कि यार एक तुम रात को 12 बजे कॉल आया मेरा कि आपको एक एपिसोड है अभिजीत का अतीत, आप करेंगे? मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं रात को 12 बजे ऑडिशन देने गया, तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप रात को 12 बजे आके। मैंने कहा मैं, आपका हर एक स्टोरी में आई हैव सीन दैट कि आप एकदम हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ डेस्टिनी, मतलब वो भी जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे पंचोली साहब, उनका सरनेम पंचोली है, तो वो तात्या टोपे का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो अचानक से उनको सीआईडी का एक कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे, उनको छोड़ के जाना पड़ा। ओके। तो वो निकल गए रातों रात कि मुझे कल मैं सुबह शूट नहीं कर पाऊँगा। तो रात को इनका फ़ोन आया, तो मैंने कहा मैं एक शो कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि हम आपके दूसरे प्रोड्यूसर से बात कर लेंगे, आप पहले ऑडिशन तो दे दो। तो मैं रात को 12 बजे गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप तो सही इंसान हो, मुझे तो लगा आप गुस्सा हो जाओगे। तो मैंने उनसे जवाब दिया कि मैं 1400 किलोमीटर से यही करने आया हूँ, तो मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, मेरा तो काम है। तो मैंने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने बोला यार अभिजीत के साथ आपके सीन है, आदित्य श्रीवास्तव जी के साथ, आप कर तो लोगे ना? तो मैंने कहा यार मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, ना मैं संजीव कुमार हूँ, ना मैं दिलीप कुमार हूँ, मैं अभय शुक्ला हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छा करूँ। मैं ये आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि नहीं यार मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब मुझसे नहीं होगा, लेकिन आई विल डू माई बेस्ट कि मैं अच्छा करूँ। एंड देन टचवुड भगवान की कृपा की अगेन वो शो अच्छा रहा। कितने साल किया आपने? नहीं वो तो एक ही एपिसोड था मैम। नहीं नहीं सर, आफ्टर आफ्टर जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने 10 साल मैंने लगातार शो किया। इट्स नाइस जर्नी। इतने सालों तक 10 साल मतलब पूरी जिंदगी, मतलब आपकी जिंदगी का एक डेकेड आपने सीआईडी को दिया है। सो इतने सालों तक आपने एक इंस्पेक्टर निखिल का जो किरदार निभाया है, तो उससे आपकी रियल लाइफ में क्या चेंजेस आए? अब रियल में बहुत ज़्यादा पुलिस वाला फीलिंग आने लगा, मतलब आपको आपके सामने कोई गलत हो रहा है तो आप उस बाद में रियलाइज़ होता था कि अच्छा नहीं मैं तो रियल वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि सरकार सारे सीआईडी वाले को अब तक तो बंदूक दे देनी चाहिए थी ना आप लोगों को। हाँ मतलब मुझे यही तो है ना कि जो लिटरली एक बहुत बड़े अधिकारी हैं दिल्ली से, एटीएस में बहुत बड़े अधिकारी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, उनका बेटा आया था उनके साथ में, तो अपने फादर को उसने कभी पुलिस वाला नहीं माना। वो 11-12 तक उनका फ़ोन आता था मेरे पास, उसने लिटरली कभी उनको पुलिस वाला माना ही नहीं। बोले नहीं आप लोग तो फर्जी हो, असली वाले तो ये लोग हैं, सीआईडी वाले यूं यूं करके जो है पकड़ ले आते हैं। दैट्स ट्रू। एक बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है ना, द वे यू टॉक। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दें। हाँ तो आपको अभी इवन जैसे हमने कहा ना कि पुलिस, जैसे हम सिग्नल ब्रेक करते हैं तो हमको बड़ा अजीब लगता था, नहीं यार कि हम अगर ब्रेक करेंगे तो 10 लोग बोलेंगे यार यार ये तो सीआईडी। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो एक चीज़ बस ये है कि आपके अंदर वो पुलिस वाली जो है वो कि, और फ़ोन भी हमारे हम लोग के पास बहुत आते थे कि हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे साथ ये हो गया सच सर। में हाँ आते रहते लिटरली हैं ना? आते थे। और हम लोग, मैं तो मतलब मैं तो थोड़ा बाकी तो नहीं, मैं बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सोशल में लगा रहता था, इसलिए मैं लोगों की हेल्प भी करता था। मुझे याद है बांद्रा में एक लेडी थी, उसके गहने बहुत सारे किसी तांत्रिक ने चोरी करवा लिए थे, तो मैंने वहाँ के पुलिस स्टेशन में कॉल करके बड़ा डाटा उठाता था, तो उसको हेल्प हुई और उसके वापस मिले थे वो सारी चीज़ें। तो तो 10 साल में तो लाइक दैट्स वेरी जेनरस ऑफ यू टू डू दैट। कोई करता नहीं आउट ऑफ द वे जाके। और वो तो मैंने देखा भी है दैट आप बहुत हम्बल है। मैं पर्सनली वो मैंने देखा है दैट वो बहुत ज़्यादा हम्बल है। आप ही बोल रहे हो। वो मैंने देखा है। बस आप मुझे हंसा मत देना ऑन कैमरा। ये सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी। सो इतने सालों तक काम किया, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे किस्से होंगे जिसके लिए हमें ये जो आज का एपिसोड है उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाने पड़ेंगे। बट इतने 10 साल में मुझे कोई एक एकदम फ़नी सा बिहाइंड द सीन्स जो मतलब बहुत फ़नी मतलब किस्सा हो सीआईडी सेट्स का। सीआईडी सेट पे हम लोग एक जगह है महाराष्ट्र में, जलगांव के पास है। वो खंडेर वाला?
नहीं नहीं, उसमें पानी छोटा दबदबा था जो है वो पानी गिर रहा होता है। ओके। वहाँ अभिजीत की याददाश्त चली जाती है, वो मेरा पैर लग जाता है और अभिजीत गिर पड़ता है, तो दया सर उसको पकड़ते हैं, फिर हम लोग उनको खींचते हैं, तो वो लिटरली वो गिर जाते हैं पानी में। तो हम लोग उनको नीचे ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वो जो पानी गिरता है वहाँ पे ना 40 फीट गहरा था वो। ओके। ना मुझे स्विमिंग आती है ना दया सर को आती है, और बीपी सर एकदम ऊपर चढ़ गए और वो ऐसा कैमरा लेके चढ़ गए एकदम कि आप दोनों जंप करोगे पानी में और आप तैर के क्रॉस करोगे और वहाँ सर्च करोगे, और उनको सिंगल शॉट चाहिए था, उसमें कटिंग नहीं चाहिए था। तो यहाँ से पैन करते 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 इधर लेके जाएंगे और आप दोनों सर्च करोगे एंड देन सीन कट। तो दया सर ने मुझसे पूछा स्विमिंग आती? मैंने कहा नहीं आती। तो बोले हाँ क्यों बोला फिर सर को कि हाँ कर लूँगा? तो मैंने कहा आपने मना नहीं किया तो मैं कैसे मना कर देता कि मुझे नहीं आती है। बोले भाई 40 फीट गहरा है ये, अगर चले गए ना नीचे दोनों तो वापस जल परी बन के ऊपर आएंगे। हमने कहा सर अब तो, और ऊपर से उन्होंने एक्शन बोला, हम दोनों कूद गए, खपड़ 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 खपड़, कैसे 1 लीटर पानी पी के हम दोनों ने क्रॉस किया। इतनी लहर ऊपर से इतना दूर से पानी गिर रहा था। ये टेलीकास्ट हुआ है? हाँ टेलीकास्ट हुआ है। ये हम दोनों ने कैसे करके क्रॉस किया उसको, और खूब सारा पानी वानी पी के जान बचाई अपनी बेसिकली। और जैसे हम वहाँ पहुँचे ना, तो लिटरली एक सांप एकदम लिटरली ऐसे था वो स्नेक। हम लोग जब कूदे ना तो वो भी डर के मारे पानी में कूद गया, और शायद हमारे साथ ही वो भी क्रॉस कर। बहुत सारे सीन जो थे वो मोस्टली बहुत जंगल वगैरह में होता है ना। तो वो लिटरली स्नेक जो था एकदम मेरे एकदम यहाँ पे था वो ऐसे, और मैं दया सर को बोला सर सांप है, तो वो भी देख रहे किधर है, उनको थोड़ा पास का थोड़ा कम दिखता है, तो बोले नहीं मुझे तो नहीं दिखा मैंने कहा सर यहाँ देखो सांप है। वो कह रहे किधर है? तो उसने ऐसे से किया, ऐसे जीभ निकाली उसने ऐसे ऐसे, लिटरली ऐसे था हाँ एकदम ऐसे, और मैं पानी में इतना था मैंने कहा मैं हिलूंगा तो ये काट लेगा। और बीपी सर ऊपर चिल्ला रहे एक्शन, दया सर कह रहे सांप है, वो कह रहे एक्शन, अरे सर यहाँ सांप है, वो कह रहे एक्शन, कह रहे सांप है। अरे मैंने कहा तुम लोग लड़ते रहोगे ये मुझे काट लेगा, और लिटरली वो अंदर चला गया वो। तो जब तक ऊपर था तब तक तो डर नहीं लगा। बोले नीचे तो गया। तो मैंने सर से कहा सर ये तो अंदर चला गया। कह रहे तू मन से निकाल दे कि सांप था। मैंने कहा क्या निकाल दूं मन से, सांप था। वो तो कुछ भी अंदर जाए तो ऐसा लगा सांप अंदर आ रहा है। कैसे सीन ख़त्म करके फिर रस्सी वस्सी डाल के हमको बाहर निकाला गया वहाँ से, क्योंकि वो जगह नहीं थी वापस आने की। ऐसे बहुत सारे किस्से तो चलते रहते थे। इट्स सब ऑल द टाइम इज़ अ फनी सीक्वेंसेस होते थे, और हम लोग बहुत लाइट वे में शूट करते थे, बहुत हैमरिंग तरीके से शूट नहीं करते थे। लेकिन शूट जो था वो नॉर्मल एक्टरों के बस का नहीं है, ये मैं आपसे लिटरली ये कह सकता हूँ। इट्स लाइक इट्स खतरों खतरों के खतरों के खिलाड़ी में तो आपको सेफ्टी दी जाती है, वहाँ सेफ्टी नहीं, शूज़ ले ऐसे फेंक दिया। अब चूंकि हम सीआईडी वाले हैं तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम डर रहे हैं तो हमारी शक्ल पे डर नहीं दिखना चाहिए एक्सप्रेशन में, लेकिन हमें जूता निकालना है, और नीचे अगर गिर गए तो 7 दिन के बाद पहुंचेंगे, इतना ऊपर खड़े हैं तो जूता लेके आ गए तो डर नहीं दिखाना, बिकॉज आपको ऑडियंस के सामने आप डर नहीं सकते हो। आपको एक रस्सी पे ऊपर लटका दिया, पाँच माले पे आप जा रहे हो जो है कि वो पाइप से चढ़ के जो है वो सबूत निकालने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो आप, लेकिन आप सीआईडी तो आप डर नहीं सकते। आप डर गए तो आप सीआईडी वाले नहीं, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। तो मतलब आपने इतना सब कुछ बोला, बट मुझे ये पूछना है कि शिवाजी सर, इट्स ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड राइट, तो उनके साथ और जितने भी बाकी सारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? इट्स अमेजिंग, मतलब वंडरफुल, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप वर यू इंटिमिडेटेड एट फर्स्ट? मस्ती, बहुत ज़्यादा मस्ती है अच्छा। लिटरली। मतलब आप भी समझ लीजिए कि अगर आप सेट पे हैं तो आप हंसते ही रहोगे। बस आप डायलॉग जितनी देर आप बोलते हैं ना, और कैसे कैसे डायलॉग्स मतलब बोल लिए जाते हैं, मतलब अगर आपको क्लोज देना है तो आपकी वाट लगने वाली है। जिस एक्टर का नंबर है कि क्लोज देना है तो उसकी तो वाट लगने वाली है, उसके पीछे चढ़ाएंगे उसको, हंसाएंगे उसको, तो मतलब कैसे कैसे उसको बेचारे को सीरियस रह के डायलॉग बोलना है, ये उसका टास्क है ये। तो आपका जब क्लोज लगेगा तो आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। इवन आप अंदर आ रहे हो कोई सीन लेके, नहीं दरवाज़ा खुला और सर मैं वहाँ गया था और ऐसा ऐसा हुआ, और रमेश की बीवी जो है उस सुरेश के साथ जो है उसने ये कांड करके भाग गई, तो आपको डायलॉग बोलना है तो पीछे से हंस रहे हैं देखो आ गया
तो आपको वहाँ डायलॉग बोलने में आपको मतलब आपके जो पेशेंस का जो टेस्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता था। और फनीएस्ट मतलब आप समझ लीजिए मेकअप रूम में आप बैठेंगे तो आप हंसेंगे हंसेंगे और हंसेंगे। मुझे हमेशा लाश के लिए बड़ा बुरा लगता हाँ सर ये लाश है। और वो स्पेशली जब वो सारुंखे सर ना वो पता है वो लाश को लेटा के सब दिखाता है, तब मुझे बड़ी हंसी आती थी कि मैं तो वैसे लेट ही नहीं सकती, वो सबसे डिफिकल्ट काम है कि तब हंसी रोक के रख। नहीं वो सो जाते थे सब आके जो जो आते थे उनका सुबह 9 बजे उनको लिटा दिया जाता था तो वो सो जाते थे। वो कभी कभी तो खर्राटों की आवाज़ आती थी उसको बोला "ए भाई ये बट नहीं, फिर बैक स्टोरी मुझे पहले ऐसे लगता था कि हाँ वो ज़्यादा एक से ज़्यादा वो केसेस होते हैं मर्डर केसेस तो ज़्यादा लाशें होती है, एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। बट हमेशा ना वो बैक स्टोरी होती है, जो मर गया होता है ना उसकी एंड में आता है कि मैं इसके घर पे गई थी, ये हुआ था इसलिए मैंने इसकी जान ले ली एंड ऑल दैट। मुझे उससे याद है, मुझे एक चीज़ पूछनी है। मैंने मोस्टली सारे एपिसोड्स में देखा है कि वो कब से ढूंढ रहा है कि किसने खून किया, और अब जब मिल गया या तो अभिजीत सर या दया सर विल दूर से ऐसे चिल्लाएंगे हे रुक, और वो भागने लगेगा वहीं से। मतलब नजदीक जाके आवाज नहीं। नहीं दे सकते बिकॉज क्या हमें चेजिंग सीक्वेंस करना है इसलिए। सीआईडी में एक बहुत अच्छा है कि मूविंग सीक्वेंसेस जितने हैं वो ऑडियंस को बहुत अच्छे लगते हैं। स्टैटिक प्लेसेस नहीं होते इसलिए देखिएगा हमारे ब्यूरो में कभी चेयर नहीं रखी जाती है, ऑल आर स्टैंडिंग। मतलब वो तो हमेशा सिर्फ दया खड़े। सर थप्पड़ मारते हैं हर एपिसोड के नहीं एंड में थप्पड़ तभी इसलिए बजता है। इसलिए होता है क्योंकि हम एक्शन सीक्वेंसेस से गूंज के साथ जो विलेंस होते हैं उनके साथ दिखाते हैं, बट लिटरली मारपीट नहीं दिखाते। वो तो एक थप्पड़ का मतलब है कि 3-4 हज़ार थप्पड़ उसको पड़े, दिन उसने कबूल किया कि हाँ मैंने मारा है। तो हम चूंकि वायलेंस नहीं दिखाते तो इसलिए हम उसको एक सिंबलिक कर दिया कि चलो हमने मारा तो इसने बोलना शुरू कर दिया। वो पता है बीच में एक मीम देखा था मैंने कि दया वो टंकी दिख रही है, हाँ सर टंकी दिख रही है, मुझे लगता है ये टंकी है। आर यू गेटिंग मी? वो मीम आया था पता है। सर ये क्या है वो मीम्स ऐसा है एक्चुअली। हम लोग को क्या है कि हम लोग कुछ ले आए, जैसे सर हम ले आए सर ये देखिए ये क्या है, ओहो ये तो फोन है तो हम लोग भी करते करते हंसते थे, लेकिन अब क्या करें, डायलॉग से तो बोलना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, तो ले आते थे वो। तो खुद ही वो बोलते थे कि तू बोल देना कि अरे सर ये देखो फ़ोन मिला है, लेकिन सर ये देखो क्या है, निखिल ये तो फ़ोन है, वो भी आईफोन लग रहा है, पता करो आईफोन का सेंटर कहाँ कहाँ है यहाँ पे तो इस तरीके से वो सीक्वेंसेस, चूंकि अब वो ऑडियंस को मज़ा आता था इन चीज़ों में, इसमें हमें टीआरपी मिलती थी, इसलिए हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। और फिर वो एसीपी सर का कैमरा के पास आके पता है ही यूज्ड टू डू लाइक दिस, उनका अब वो नहीं करते हैं तो घर पे भी सोते सोते भी कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या सोते सोते ऐसे से करते थे तो बीपी सर ने पकड़ लिया उनको। अब वो क्यों ऐसे करते थे किसी को पता नहीं था। वो मतलब वो खुद से ही करते थे। हाँ वो खुद से मतलब उनका एक वो सिंबल बन गया वो, और फिर उनको मज़ा आने लगा डायलॉग बोलने में कि निखिल। बट आई थिंक वो उनका सिग्नेचर हाँ तो सिग्नेचर ही है ना, एग्जैक्टली। आप ना ऐसे से करिए आज की डेट में, आप कन्या कुछ तो गड़बड़ है बोलो तो भी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप ऐसे करो तो लोग बोलेंगे क्यों एसीपी क्यों बन रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, आप जहाँ पे आप हिंदी लोग नहीं जानते हैं फिर भी अगर आप वहाँ पे केरला में आप ऐसे कर दीजिए तो आपको बोल देंगे कि सीआईडी से हो, तो आपका वो ये बहुत बड़ा। आपकी सबसे ज्यादा किससे बनती थी पूरी कास्ट में? सभी से बनती, फ्रेडी से थोड़ा ज़्यादा था, फ्रेडी सर और अभिजीत सर से थोड़ा ज़्यादा था। तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फ्रेडी सर तो अब नहीं रहे, इट्स अ बट इट्स अ नाइस, बहुत अच्छे इंसान, इज अ हम्बल। इज फनी रियल लाइफ में भी? उनके सीक्वेंसेस, उनकी लाइफ भी फ़नी थी, मतलब लाइफ भी उनके सारे किस्से। मुझे याद है कि वो एक बार बाइक से आ रहे थे तो सिग्नल बंद था, तो उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, तो पुलिस वाले ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे, तो चल दिए, तो उन्होंने रोक दिया, इधर आ, कहाँ जा रहा है, बोला आप ही ने तो कहा ऐसे ऐसे आओ, बोला अबे तुम्हें नहीं मैं पान वाले को बुला रहा था तो उनके साथ एक बार वो रोड से आ रहे थे तो एक वो जो किन्नर होते हैं उन्होंने बोला कि अरे फ्रेडी सर कुछ तो दो, तो बोला नहीं नहीं, तो उन्होंने 100 रुपये दिया, तो बोले अरे अभी दया सर जाते जाते 2000 दे के गए, तो उन्होंने 2500 रुपये दिया। फिर आए सेट पे, उन्होंने बोला कि अरे यार दया तू ऐसा मत किया कर, तू ऐसे देता है 2-2 हज़ार रुपये तो हम लोगों से लोग मांगते हैं। बोले हमने कब दिया तो उनके साथ ऐसे सीक्वेंसेस चलते रहते। तो रियल लाइफ में भी
तो इसीलिए उनके कैरेक्टर को इस तरह डिज़ाइन किया गया था वो। और ये कैरेक्टर रिजेंबल होता था कि एक एटीएस के बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी एक टीम उन्होंने बनाई थी, तो ये टीम रिजेंबल हुई थी उनके साथ में। और वो वाकई में रियल लाइफ में भी वो सेम ऐसे ही, जो कैरेक्टर था रियल कैरेक्टर था, वो भी ऐसे ही था वो। हाँ, ये बाद में कोइंसिडेंस था कि उनके साथ वो मिल गया वो। अंडरस्टूड सो जैसे कि आई कम टू दैट आई आस्क यू क्वेश्चंस ऑन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बट उससे पहले मेरा ये क्वेश्चन है दैट टीवी की एक्टिंग में और फिल्मों में एक्टिंग करने में दोनों में क्या डिफरेंस है? टीवी की एक्टिंग जो है पेपर है, पेपर पता है जो रोज़ हम पढ़ते हैं और फेंक देते हैं। और फिल्म की एक्टिंग बुक है, जो आप बुक पढ़ते हो फिर रख देते हो, फिर पढ़ते हो फिर रख देते हो। तो बुक जो है हिस्ट्री क्रिएट करती है और न्यूज़ आपको रोज़ की चीज़ों से अपडेट करता है। आप लिटरली इसको टीवी और जो है फिल्म में इतना ही अंतर कर सकते हो कि फिल्म में एक कोलैबोरेशन है, एक्टर का ड्रीम होता है, एंड टीवी नॉट अ ड्रीम। किसी एक्टर का ड्रीम टीवी नहीं हो सकता है, अगर लिटरली अगर वो एंटरटेन करने के लिए पैदा हुआ है तो। बट डोंट यू थिंक दैट आज की जो मतलब हमारी मम्मी है या मतलब नाना जी वगैरह होते हैं टीवी से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं? कनेक्ट करते, मैंने कहा आई डोंट थिंक कि कोई एक अभी आज के लाइक मैं नाम नहीं लूंगी बट कोई भी रैंडम कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर ले लीजिए, आई डोंट थिंक उनको पता होगा बट टीवी सीरियल का कोई कैरेक्टर अब बता दीजिए वो घर घर में मशहूर होगा. मैंने कहा ना कि पेपर आज तक आप बुक का नाम पूछे तो कोई बहुत जो इंटेलेक्चुअल होंगे वही बता पाएंगे, लेकिन पेपर अमर उजाला, दैनिक भास्कर, यहाँ पे गुजरात में गुजरात समाचार, सबको पता होगा। तो रोज़ आपकी रूटीन लाइफ में रोज़ आप पढ़ रहे हो वो रोज़ सबको मज़ा आता है उसमें, कुछ जोक्स आएंगे, कुछ ये आएगा, कुछ वो आएगा, तो रोज़ आपका एक इंटरटेन का साधन है, एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। लेकिन जो बुक है वो कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री क्रिएट करती है। वो आपके घर में आराम से रखी जाती है, आपका जब मूड ख़राब होता है तो आप पढ़ते हो, लेकिन आप पेपर नहीं रखते हो, पेपर आप बेच देते हो। तो आपको दोनों में से टीवी या मूवीज जब सबसे ज़्यादा मुश्किल मीडियम कौन सा लगता है? नहीं, फिल्म तो मुश्किल मीडियम है, क्योंकि फिल्म आपको करने में एंड आपको अपने दम पे ऑडियंस को लेके आना है। That's आपकी true. अपनी अपनी ताकत होनी चाहिए उसको लाने के लिए। क्रिकेट और मैं हमेशा एक चीज़ ये बोलता हूँ, क्रिकेटर और एक्टर में इतना ही अंतर है बस, कि क्रिकेट अगर कहीं भी खेला जाएगा तो वो टिकट बिचवाने की जिम्मेदारी जो है पूरी बीसीसीआई और सबके ऊपर होती है, वो एक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। फिल्म में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर की होती है, एक्टर ही जो है थिएटर तक उन लोगों को खींच के लेके आता है, बाद में उसको कनेक्ट करता है। अगर कर ले गया तो नेक्स्ट फिल्म में उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बताना पड़ता है कि यार मेरी पिक्चर आ रही है। क्रिकेटरों के साथ ऐसा कोई नहीं है, और क्रिकेट खुद का माध्यम है, आपने ऐसे भी कर दिया, छक्का हो गई, वो सब ताली बजाएंगे। लेकिन फिल्म में दूसरे का माध्यम है, इंटरटेन करने जाते हैं, अगर 250 रुपये दिया और उनको मज़ा नहीं आया डायलॉग बोलने का, तो वो आपकी माँ बहन करके चले आएंगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि अगर आप टिकट बिकेगी तो ही फिल्म चलेगी, लेकिन आईपीएल की टिकट अगर नहीं बिकेगी तो भी मैच होगा। That's true. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है ये। हमारे पास हमारे सब माई बाप जो है वो ऑडियंस हैं, उनको हम एंटरटेन कराते हैं, उनसे हमको दो रोटी मिलती है, लेकिन क्रिकेटरों के लिए ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है। सो अब आप जैसे कि मैंने बोला दैट आई कम टू दोस क्वेश्चंस कि आपका डेब्यू होने वाला है गुजराती सिनेमा में, तो अब जाके ये डिसीजन क्यों इतने सालों बाद? नहीं, मैं एक शूट पे था सीआईडी के, तो उसमें कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने 2 फिल्में मैंने एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर यहाँ पे देखा मैंने, एक इट्टा किट्टा और एक विकिड़ा नोवर घोड़ो। तो ये दोनों फिल्में मैंने देखी, तो मुझे गुजराती इंडस्ट्री का टेक ऑफ लगा कि गुजराती इंडस्ट्री टेक ऑफ पे है, लेकिन मिड तक नहीं पहुंच पा रही है वो। मतलब टेक ऑफ भी अच्छा हो रहा है, मिड पे नहीं जा रहा है। तो अगर प्लान आउट किया जाए तो अच्छा हो सकता है। तो मुझे एक फिल्म मिली, वो तेजस भाई पटेल और ये सूरज बरालिया राइटर हैं, तेजस भाई पटेल उसके प्रोड्यूसर हैं। तो उन्होंने मुझे जब अप्रोच किया तो मुझे अच्छा लगा, नहीं यार स्टोरी अच्छी है, करनी चाहिए। तो दिन में फिर मैंने
एक बड़ा टास्क लिया कि मुझे गुजराती सीखनी है, क्योंकि मैं डबिंग के लिए मैं तैयार नहीं था कि कोई डब करे। दूसरा, हिंदी वाले एक्टर गुजराती में आके क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए, मैंने इस पे बड़ा रिसर्च किया। उसमें ये पता चला कि आप उनके लहजे को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, और आप वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे हैं जो यहाँ की ऑडियंस को चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे आके हिट कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं डब तो नहीं करने दूंगा, मैं खुद डबिंग करूंगा और खुद ही मैं सारी चीज़ें क्रिएट करूंगा। एंड कॉमेडी को चूज़ किया तो इसलिए मैंने कहा कि मैं गुजराती सीखूंगा, लिखना, बोलना, पढ़ना, देन आई विल डू। तो सीखिए आपने काफ़ी टाइम से मेरा चल रहा है ये। તો તમે ગુજરાતીમાં વાત કરી કરી શકો તમે, જેટલી થઈ શકે એટલે હું તમે જવાબ આપી શકું તમે। सो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा अभी मैं एक तेजस भाई पटेल की एक फिल्म कर रहा हूँ, थई गयु रमण भमण। થઈ ગયું थई गयु रमण भमण, રમણ ભમણ हाँ, ગુજરાતી ઓડિયન્સ जो नहीं है રમણ ભમણ રમણ ભમણ। તમે થઈ ગયું રમણ ભમણ, તારી લાઈફમાં રમણ ભમણ જ્યારે થાય તો તમે આની માટે થોડું પહેલાંથી તૈયાર થઈ જાય કે તમે તારી લાઈફ રમણ ભમણ થઈ રહી છે, તો તમે આ રમણ ભમણમાં બી તમે એક રસ મળી શકે। तो आपने इस प्रोजेक्ट को क्यों चूज किया लाइक आप कनेक्ट कैसे कर पाए मतलब मुझे एक बाप और बेटे का एक अच्छा सा एक रिलेशन इसमें दिखाया गया है। उस रिलेशन को कैसे जो है कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है और कैसे एंड तक जाना है, और कैसे पता चलता है कि इस लड़के को कोई बाप बाप होता है और वो हमेशा कॉन्क्रीट करना चाहता है। सो इट्स अ इंटेंस मूवी नहीं, इंटेंस नहीं है, मैसेज देने की कोशिश की गई। हमने कोई मतलब फिल्म कॉमेडी में, है हाँ, फुल एंड ऑल कॉमेडी एंड सिचुएशनल कॉमेडी आप कह सकते हैं, एंड रॉम कॉम कॉमेडी है, एंड इसमें सारे हीरो हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो आपको हमारा गुजराती कल्चर और जो लैंग्वेज है वो चैलेंजिंग लगा या नहीं, चैलेंजिंग है। मैंने पहले सोचा था कि बहुत जल्दी मैं ग्रैप कर लूँगा, पर ग्रैप में टाइम लगा। હું અત્યારે હું વાંચી શકું, લખી શકું, એન્ડ તો તકલીફ ક્યાં આવે છે તકલીફ લહેજામાં આવે છે ને, કે વ્યાકરણમાં આવી રહ્યા છે ને, કે એક વસ્તુ અને બે વસ્તુમાં ક્યારે અને આ શું વાપરી શકું, અને એટલે થોડું પ્રોબ્લેમ થાય છે। અને બીજા શું છે કે એક શબ્દની બહુ બધા મતલબ છે અહીંયા। અગર થોડું આમ થઈ જાય ને તો અર્થ ના અનર્થ થઈ શકે, એટલે જ। बिन दैट डन दैट मेरा हिंदी में ऐसे होता है इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ પણ તમારી હિન્દી સારી છે, મતલબ તમારી, Thank you. તમે એટલા ટાઈમ તમારા જોડે વાત કરતા કરતા લાગ્યા નહીં કે તમે હિન્દી ભાષી ના હોય। તમારી લેંગ્વેજમાં બી તમે बिकॉज माई मॉम इज राजस्थानी યુ આર અ મલ્ટી લેંગ્વેજ। मल्टी लैंग्वेज और मल्टी सबका मतलब मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है ना, तो कभी कभी ऐसे दिमाग में सब मिक्स हो जाता है, तो मैं खुद ही खो जाती हूँ कि अब मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। सो मैनी एक्सेंट, सो मैनी लैंग्वेजेस। मला मराठी भी येते उत्तरी तो मराठी तो मुझे, हम लोग को तो साटम साहब ने थोड़ा 2-4 शब्द सिखाए, पुणे साला, ए काई साला। क्या हुआ, बट हमारे यहाँ लैंग्वेज को लेके हम वॉर नहीं करते। हाँ, हम लोग तो Very गुजरात में, chill. हाँ, गुजरात में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ किसी भी चीज़ को हैमर नहीं किया जाता है। या डेफिनेटली सारे फेस्टिवल का मजा लेते हैं, सारे फेस्टिवल का। वर्ल्ड में कोई फेस्टिवल होता होगा, मतलब कोई छोटा सा देश होगा उनका भी कोई फेस्टिवल होगा, तो गुजरात में आपको 2-4 लोग तो मिल ही जाएंगे वो फेस्टिवल मनाते हुए। इंडिया में तो जितने होते हैं सब मनाते हैं, पोंगल उंगल ही मना लेते हैं। वी आर वेरी हैप्पी गो लकी पीपल के खाना पीना और पैसा। पैसा तो देखो, पैसा हर स्टेट में है। मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि यहाँ के लोग ना बहुत जीना चाहते हैं, बहुत, मतलब वो ऐसा पैसा बैंक में रख के, यहाँ रख के, वहाँ रख के वो ऊपर नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि नहीं यार, है तो करो। आज साउथ इंडियन फूड है डोसा इडली, लेकिन उसका प्रमोशन किसने किया? तो गुजरातियों ने किया जो है वो। आज की डेट में हर जगह इसके स्टॉल आपको मिल जाएंगे इडली डोसा के। साउथ ने इसका प्रमोशन नहीं किया, तो आपको हर जगह पे जो है कहीं ना कहीं गुजराती में लिखा मिल जाएगा, क्योंकि घूमने वाले हर जगह वही मिल जाते हैं वो। मैंने मुंबई में कई से जगह देखे हैं, होटल्स में देखे जहाँ पे गुजराती में सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि तमें અહીંયા થાળી મરી શકે, આમ થઈ શકે। कहाँ पे देखा है? मुंबई में, मुंबई के कुछ हिल स्टेशन में मैंने देखा है, वहाँ पे लिखा हुआ है गुजराती में, तो ये इट्स गुड। तो यहाँ के लोग, जैसे दिवाली होगी तो उसको 13-14 दिन तक उसको मनाते ही रहते हैं, एकदम थक जाते हैं मनाते। पतंग उड़ाना शुरू करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होती है, होली खेलेंगे तो खेलते ही रहेंगे। मतलब
दिल भर के मन भर के सब बिकॉज वी बिलीव वी लिव ओनली वंस, तो जो करना है करो। करो खाओ पियो भले પછી बूम पड़ी जाए बट हाँ खावा पिया नहीं मजा करवाना हो बस। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट आपका जो ये कैरेक्टर है मूवी का, तो उससे आपके जो फैंस है और आपकी ऑडियंस है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? एक बेटा अपने बाप के लिए क्या क्या कर सकता है वो करने की कोशिश है, और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यार कुछ भी हो बाप के लिए आपको हमेशा, आपके डैड के लिए, आपके फादर के लिए जितना मने थी सके ना, तो सब जो भी इस उसमें आते हैं फादर के लिए, तो देन आपको अपने फादर के लिए हमेशा, आपका हीरो जो होता है ना पहला आपके डैड आपके फादर होते हैं, तो उस हीरो का कभी जो है मान सम्मान नहीं गिरे, उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो वो इसमें करने के लिए, और इस जो अमन का कैरेक्टर है वो पूरी कोशिश करता है। ओके, योर नेम इज अमन इन द मूवी। ओके, सो गुजराती इंडस्ट्री में आपका मतलब ये पहली मूवी पहली है? फर्स्ट। ओके, तो डिफ़िकल्ट था क्या गुजराती इंडस्ट्री में आना? डिफ़िकल्ट तो है ही है कि नॉन आपके पास आप गुजरात के नहीं हैं ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा कहीं पे आपको किसी भी उसमें कहीं पे रोका टोका नहीं जाता, लेकिन एक चीज़ છે कि અગર તમે ગુજરાતીમાં વાત નહીં કરી શકે, ગુજરાતી કલ્ચર પકડી નહીં શકે, તો આ થઈ શકે કે તમે આપણા માણસ નથી, તારી ફિલિંગ નહીં इन द मूवी, इन रियल लाइफ नो? નહીં રિયલ લાઈફમાં નહીં, મૂવીમાં કહું છો ને, મૂવીમાં જ્યારે તમે थिएटરમાં બધા જાય જોવા માટે, थिएटर में अगर जाएंगे देखने के लिए तो उनकी फीलिंग आपके साथ टच नहीं होगी, और अगर आप वो लैंग्वेज के नहीं हो और उस लैंग्वेज पे बिना मेहनत किए अगर आप आ गए एज ए एक्टर, तो आप उन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, अपना मैसेज ही कन्वे नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अभी फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, मैं इतने साल मतलब एक साल भर से मैं सिर्फ लैंग्वेज पे काम करते 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 यहाँ तक पहुँचा कि अभी मैं दैट्स कमेंडेबल दैट यू आर कि मैं अभी गिविंग तक सो मच टाइम। हाँ कि मैंने इतने सालों एक साल तक मैंने सिर्फ लैंग्वेज के लिए खर्च किया कि नहीं मैं, और ज़िद भी है और मेरा कमिटमेंट है कि मैं डब नहीं करने दूंगा, और ये सब ने चैलेंज किया कि नहीं नहीं वो लहका तो आप नहीं पता पकड़ चला पाओगे। इतना लंबे चौड़ी हाइट और ऐसा फेस और फिर के ऐसा कुछ है ना डाल दिया। अब पता चले कि यूँ હું તો જાઉં ઊંચો ઊંચો, तो मैंने कहा भाई ये सब नहीं करो, हूँ करीश भाई इसके लिए, तो इसलिए मैं बहुत मैं यहाँ पे वो है ना काजबा होता है ना, You will know that કાચબો કહેવાય ગુજરાતીમાં? काजबो रीते हूँ चली रहा है धीरे मीन टॉर्टोइस। टॉटाइस कछुआ, हाँ, कछुआ। तो वो उसकी तरह मैं धीरे धीरे, तो इसलिए जब आप धीरे धीरे बढ़ते हो तो चीज़ें मजबूत होती जाती हैं। बहुत तेज़ी से बनी हुई बिल्डिंग, तो आपको बेस्ट चीज़ क्या लगी? गुजराती लोग क्या क्या? यहाँ पे मेहमान नवाजी बहुत है, यहाँ पे आपको प्यार बहुत मिलता है, मतलब मैं तो लगभग इंडिया के हर कोने से, यू नो दैट करंट थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट आपको पता है ना दैट साउथ साइड या जैसे ही गुजरात क्रॉस करते तो देर इज लैंग्वेज वॉर गोइंग ऑन, दैट इधर यहाँ रहना है तो यही भाषा में बोलना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे तो मैंने फैक्ट्री सेक्टर में देखा है, जो कामगार हैं वहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, आप जैसे ही बाहर जाते हैं आपको यूनियन मिलना शुरू हो जाता है, यूनियन ही नहीं है, तो इट्स अ वेरी गुड कल्चर। आप यहाँ पे काम करना आसान है, यहाँ रहना आसान है, यहाँ बोलना आसान है, आपको पूरे गुजरात में कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रहने में, या लोग आपको सपोर्ट नहीं करें, तो इट्स अ वेरी गुड कल्चर। ये कल्चर, वही तो मैंने कहा, यहाँ संतों का बहुत सम्मान होता है, यहाँ अपने अपने धर्म का बड़ा सम्मान होता है। धर्म के लिए लोग, अगर आज पूरे देश में अगर मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर राम मंदिर बना है तो उसमें गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान है। ऑफ कोर्स। तो लाइक आई एम वेरी ग्लैड दैट यू फेल्ट लाइक होम हियर इन गुजरात। आपको कभी ऐसा नहीं लगा ना दैट ओके कि ये मेरे लोग नहीं है, काश मैं यूपी में होता वापस? नहीं, मैं तो बचपन से इंटरटेनर हूँ, तो मुझे तो कहीं पे हर जगह एक जैसी लगती है, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना। बट आई एम श्योर इफ यू गो टू साउथ साइड आपको इतना फैमिलियर नहीं मिलेगा। नहीं, वहाँ लगता है वहाँ पे थोड़ा, लेकिन अगेन मैं जिस जगह पे हूँ ना वहाँ पे आपको प्यार करने वाले मिल जाते हैं, इसलिए हमको फील नहीं होता है। लेकिन मैं एक आम आदमी को रख के अगर सोचूं तो उसको प्रॉब्लम होती है उसको। हमको तो क्या है कि अगर 10 लोग मिलेंगे तो उसमें से 4-5 तो ऐसे होंगे कि जो हमको प्यार करने वाले मिल जाते हैं, इसलिए हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इंडिया के किसी भी कोने में जाएं तो हमें भाषा वाला
वो तो खुद ही ट्राई कर करके जोड़ जोड़ की माँ, Yeah, well put. They will, try to talk to you. तो वो कर लेते हैं। आम लोगों से कनेक्ट होने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, फिर वो लैंग्वेज का वो आ जाता है कि नहीं नहीं हम तो उसे यही लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हम इसी में बोलेंगे। ये चीज़ गुजरात में नहीं है। गुजरात से लोगों को जो है ये चीज़ पूरे इंडिया में सीखनी चाहिए कि लैंग्वेज को लेके कभी उन्होंने इस चीज़ को नहीं कहा कि हमारी लैंग्वेज में आओगे तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। इवन महाराष्ट्र में भी जो है कुछ चीज़ें लेके हुई थी, बट ठीक है, अभी शॉर्टेड है, वो कोई ऐसी बहुत बड़ा वो नहीं है। सो हमारे पॉइंट पे वापस आते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी एक बात है जो गुजराती सिनेमा को नेशनल जाने से रोक रही है या फिर नेशन वाइड कनेक्ट नहीं कर पा रहे? यहाँ पे ना सब्जेक्ट जो चूज़ हो रहे हैं, सब्जेक्ट और मेकिंग, दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जैसे साउथ ने उस चीज़ को पकड़ा और साउथ ने साउथ के कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया, और हैप्पीली वे में और ग्रैंडर वे में। जैसे उन्होंने बाहुबली को टारगेट किया, बाहुबली बनाई और उसको मल्टीपल लैंग्वेज में डब किया, और वो उन्होंने हिंदी बेल्ट में उसको जो है लेके रिलीज़ किया और वो सक्सेसफुल हो गया। उसने क्या किया, उसने सारे के सारे जितनी साउथ की जो बड़ी फिल्में थी उसके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा ओपन कर दिया। ऐसा इनिशियल अभी तक गुजराती इंडस्ट्री ने नहीं लिया। बट साउथ इज इट इज अ कलेक्टिव ऑफ लाइक कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया। नहीं नहीं, उसमें उसमें भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उनका क्या है कि जो उनका अपना स्टेट होता है उस लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज के अपने सारे लोग उस फिल्म का वेट करते हैं। ट्रू। वो अच्छी हो बुरी हो देखने जाते हैं। तो उससे क्या हुआ, प्रोड्यूसर जिंदा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी हो गई, चल गई तो चले जाएंगे देखने, नहीं तो फिर तो OTT पे देख लेंगे, यूट्यूब पे आ गई वहाँ देख लेंगे, ये कल्चर है। वहाँ फिल्म आएगी तो वो जाएंगे देखने वो। यहाँ पे तो दो लैंग्वेजेस, यहाँ पे तो ऑडियंस भी दो डिवाइड कर दी गई, अर्बन और रूरल। रूरल के एक्टर अलग हो गए, अर्बन के अलग हो गए, तो यहाँ पे बहुत मल्टीपल लेयर पे उन्होंने ना आपस में वो कर रखा है, खींचतान कर रखी है। अब अगर वो एक साथ अगर फिल्म है, फिल्म वो रूरल और अर्बन, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? वो सबके लिए बनाते हैं, सब जाके देख सकते हैं। तो आप उनको टारगेट ना करने के बजाय आप अर्बन और रूरल कर करके, अरे यार ये तो अर्बन है, ये तो रूरल है, ये तो, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? ये ऑडियंस को करने दो ना कि भाई ये तो रूरल है, ये तो अर्बन है, चलो मज़ा आया देख के। अर्बन रूरल सो यू थिंक गुजरात को अपने कल्चर को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए, यहाँ के प्रोड्यूसर को ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ के प्रोड्यूसर्स अभी भी बहुत, और डायरेक्टर माध्यम है यहाँ पे, प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म के बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं होता है। But I think in last 5 to, I'm so sorry to cut you, I'm really sorry sir. Last 5 to 4 years में बहुत ज़्यादा ग्रो किया गुजराती इंडस्ट्री ने, लाइक वर्ष हो गया, बहुत सारी ऐसी मूवीज, छेल्लो दिवस हो गया, फिर रिसेंटली ला लो, छेल्लो दिवस तो बहुत पहली फिल्म थी जिसने गुजराती इंडस्ट्री को चेंज किया, एक बूस्ट दे दिया ना। पर अभी भी यहाँ के प्रोड्यूसर्स जो है वो डिपेंडेंसी है उनकी डायरेक्टर के ऊपर। डायरेक्टर उनको जैसे चाहे वैसे वो जैसा चाहता है अपनी बोट वैसे ही लेके जाता है, और प्रोड्यूसर जो है नीचे वो रस्सी पकड़े तो वो प्रोड्यूसर को चेंज करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म के बारे में पता होना चाहिए कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, क्या ये स्टोरी वर्क करेगी कि नहीं करेगी। आपको क्या होता है, अच्छा चलो ठीक है, ये ले आए, सब खाना वाना बनाने का सामान ले आए और सब दे दिया उसको, ले भाई। अब उसने पहले मान लीजिए उसको नहीं आता है खाना बनाना, उसने क्या किया, पहला जो है उसने कढ़ाई उल्टी रख दी तो आपका खाना तो बनेगा ही नहीं, ख़राब हो गया। मान लो उसने कढ़ाई सीधी रख दी, अब उसमें तेल पहले डाला जाता है कि पहले सब्ज़ी डाली जाती है, ये भी उसको नहीं पता है। पूरी सब्ज़ी डालने के बाद ऊपर से तेल डाल देगा तो भी सब्ज़ी नहीं बनेगी। तो क्या उस आदमी को पता है कि नहीं पता है? ये सबसे बहुत, तो ये सारी चीज़ें यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स कल्चर है उनको नहीं पता है, और यहीं पे एक मामला आके अटक जाता है कि हम बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं डायरेक्टर के ऊपर, और डायरेक्टर जैसे चाहता है वैसे कंप्लीट करता है, और हमको पता नहीं रहता। हम जाते हैं प्रीमियर के दिन या तो फर्स्ट प्रीव्यू के दिन, फिर हम जब बोलते हैं तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमने शुरू में क्यों नहीं देखा। तो इसलिए कहानियों को लेके जो है उनको पैशनेट होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स के मुंह से, ऐसे सॉरी ये सब चीज़ें तो बहुत वो है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे चीज़ लगता है कि शौकियों में बना दिया मैंने। तो पिक्चर मैंने शौकिया में बनाया था, तो शौकिया में बनाया था तो ठीक है, शौकिया बनाते रहो। और फिर मैं उन आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे शौकिया वाले जो है वो दूसरों को शौक नहीं दें।
कि अरे यार मैंने तो पैसा लगाया था, मुझे तो पैसा ही नहीं मिला। अरे जब पैसा कैसे मिलेगा आपको? आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो, आप उस बिजनेस को लाइट नहीं ले सकते हो। और ये तो फिल्म बना रहे हो आप। फिल्म कोई बहुत इजी चीज़ नहीं है कि हमने 4 एक्टर तैयार किया और एक डायरेक्टर को पैसा दिया, उसने बना दिया। इट्स ए माध्यम। आपको जीना पड़ता है उस कहानी के लिए, उस कहानी को समझना पड़ता है, वो टीम बनानी पड़ती है। वो कोई इजी वे नहीं है कि आपने एक्टर को ला दिया, ये कर दिया। ये ऐसे अगर फिल्में बनती तो आज जो है सब, अंबानी के पास कम पैसा है क्या? अडानी के पास कम पैसा है क्या? इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास पैसा, सब बना लेते हैं, लेकिन नहीं बना सकते हैं वो, क्योंकि उसके लिए जीना पड़ता है। और शौकिया, मीन्स प्रोड्यूसर शुड मोर गेट मोर इन्वॉल्व ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने शौकिया बनाया। ये आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो, शौक के लिए नहीं कर रहे हो आप। अरे हमने तो शौक शौक में लगा दिया, और शौक में लगा दिया तो फिर रो नहीं आप फिर, अरे यार मेरा तो पैसा ही नहीं आया, फिर क्यों रो रहे हो? ये होना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये प्रोड्यूसर्स के अंदर ये नहीं होना चाहिए। और ये क्या करते हैं, ये हमारे और सारे प्रोड्यूसर्स को भी पीछे लेके खींच लेते हैं कि अगर किसी की इच्छा भी है इस लाइन में आने की, इट अफेक्ट्स योर इफेक्ट होता है ना। हाँ, क्योंकि अरे यार वो तो हमारे दूर के एक रिलेटिव थे, उन्होंने लगाया था पर पैसा नहीं मिला। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि फिल्म थी 20 लाख रुपए की और बिल आया जो है 2 करोड़ का, तो कैसे फिल्म आपकी हिट हो सकती है? ये सारी चीज़ें जो जहाँ पे आपके प्रोड्यूसर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जब तक आपकी अर्बन और रूरल की ये जो कहानी है ये ख़त्म नहीं होगी, तब तक आप यहाँ पे बाहुबली जैसी फिल्म नहीं बना सकते। और बाहुबली जैसी फिल्म नहीं बना सकते तो आप नेशनल पे आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप जो फिल्में बनाते हैं उनका एक दायरा है, उनका एक लिमिटेशन है। दिस इज वेरी हार्श बट वेरी ट्रू। एग्जैक्टली। आपने लालो बनाई, बहुत पैसा कमाया उसने, आई बट वो रिस्पेक्ट दैट। बहुत लो बजट था, आप नहीं सोच नहीं, के लो बजट था, लेकिन जब आपने नेशनल में उसको ओपन किया तो नहीं चली वो, वॉश आउट हुई वो। आपने वश बनाई, आप गुजराती के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन जब आपने नेशनल में ओपन किया तो धरा मतलब गिर गई वो। या तो आपने आने वाले 2 सालों के लिए और दरवाजे बंद कर दिए। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, कि आपने आने वाले, आई थिंक समटाइम्स आई नो बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, बट मुझे लगता है ना कि जब आप कोई एक चीज़ नेशनल लेके जाते हो ना, सो जो ये क्वालिटी है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वालिटी, उसको इंटू 10 करके डालना पड़ता है। आप जब 100 की, नहीं हम क्या करते हैं, हम जब कोई फिल्म शुरू करते हैं तो हम उसका प्री चालू करते हैं। पहले राइटिंग पे इतना काम चल रहा है, राइटिंग के बाद जब हम प्री पे बैठते हैं तो हम शूट पे जाने से पहले हम 100% तैयारी करते हैं। जब हम 100 तैयारी करके सेट पे जाते हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं 70-80 तक। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अरे हो जाएगा, निकल जाएगा, अरे गुजराती हो जाएगा, अरे गुजराती है तो क्या हुआ, अब सिनेमा नहीं है, ऑडियंस के पास नहीं जाएगी, कि हम सिर्फ थिएटर पे जो है नहीं लेके जा रहे, हम सिर्फ सब्सिडी के लिए पिक्चरें बना रहे हैं। तो आप बनाइए, तो आप फिर सब्सिडी के लिए बना रहे हैं तो फिर आप रोइए मत। आप ये मेरा मतलब आपके उससे मैं बहुत सारे जितने प्रोड्यूसर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए है कि ये शौक का बिज़नेस नहीं है। आप शौकिया बिज़नेस मत करिए कि हीरोइन के साथ फ़ोटो खिंच जाएगी, उनके साथ चाय पीने। Oh God, don't get me started on those topic. It will be very offensive for ना ना, इट्स गुड, सबको पता होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि ये सिनेमा में सबको पता होना चाहिए कि आप इसके लिए मत आइए। आप करें नहीं करें आपका विषय है वो, लेकिन आप इसको बदनाम मत करिए, क्योंकि हमें जवाब हम जैसे लोगों को देना पड़ता है। हम जैसे लोगों को जो है बैठ के हम लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं, हम लोगों के ऊपर जो है सवाल उठते हैं। आप ये मत करो। आप करना है तो आप पैशनेट होकर बिजनेस करो, आप बिजनेस मेंटालिटी से आओ। आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, आप किसके साथ डेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें लेना देना नहीं है, वो आपका लुकआउट है। लेकिन आप फिल्म को फिल्म की तरीके से बनाइए। सिनेमा की पूजा होती है, इसीलिए साउथ में सिनेमा को भगवान समझा। और जब हम यहाँ तक आ जाएंगे, I couldn't agree more on this South का point. आप वो करो ना, आप भी कर सकते हो, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो क्योंकि आप तो शौकिया बना रहे हो ना। तो शौकिया मत आओ। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जो इच्छा करते हैं बनाने की, मैं तो कह रहा हूँ शौकिया मत आओ। ये शौक का बिजनेस नहीं है, पैशनेट होके आओ, दम लगाओ, जितनी हेल्प हो लोग करेंगे आपकी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, सिनेमा के लिए जीते हैं, मरते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। So my next question is बहुत ज़्यादा एकदम वो कॉन्वर्जेशन हो गया, तो मुझे बताइए इन शॉर्ट कि आप इंडस्ट्री में आने के लिए किसी को टैलेंट की ज़रूरत होती है या फिर स्किल्स की, या क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, गॉडफादर होना चाहिए? गॉडफादर तो क्या ज़रूरी आपके हिसाब से, क्या ज़रूरी? ये सिर्फ एक वो है कि लोग, जब लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है
तो लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि ऐसा है। और मैं आज आपको बहुत इस शो पे आपको एक मैं कहना चाहता हूँ, और ये जो अपकमिंग लोग हैं इसको अगर सुने तो उनके लिए उनके दिमाग की जो बत्ती है वो जल जाएगी। ये गॉड फादर, मेरा फादर, उसका फादर, इसका प्रोड्यूसर, उसका, मैं कहता हूँ वरुण धवन के बाप ने अगर इतनी मेहनत की है, डेविड धवन ने, उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा क्या? अगर मैं ये कह दूं कि अभय शुक्ला की फिल्म आ रही है तो कितने लोग टिकट खरीद के जाएंगे देखने के लिए? नहीं जाएंगे। 10,000 बार सवाल पूछेंगे कैसी है, रिव्यू पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। लेकिन वरुण धवन की फिल्म आएगी तो वही लोग सबसे पहले जाके टिकट खरीद के देखेंगे पिक्चर की, अरे वरुण धवन की फिल्म आ रही है। उस समय उनका टैलेंट, उनके गॉडफादर कहाँ चले जाते हैं? उस समय उनको क्यों याद नहीं आता है कि हम नए एक्टर को सपोर्ट तो करते नहीं हैं? तो अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो आपके लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? आज साउथ नहीं, आज साउथ में हर एक्टर की रिस्पेक्ट इसीलिए होती है क्योंकि हर फिल्म देखी जाती है। यहाँ पे सेलेक्टिव फिल्म देखी जाती है कि अरे वरुण धवन की है देख लो, शाहरुख खान की फिल्म आ रही, स्टार, क्यों आप जाते हो देखने? आप कहते हो नेपोटिज्म है, गॉडफादर चाहिए, ये चाहिए। का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है पता है? पंकज त्रिपाठी। महान लोग, ये तो बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो ये सवाल उठाते हैं गॉड फादर की, जो ये कहते हैं कि हमारा कोई है नहीं, वो जो कहते हैं, आप उन्हीं से पूछो। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, आप उन्हीं से पूछो अगर कि आपने इतने, आप अगर 21 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो इन 40 सालों में आपने कितने नए एक्टर की पिक्चर जाके आपने थिएटर में देखी है? एक पिक्चर का नाम नहीं बता पाएंगे आपको। आप ये कहते हो कि मेरे गॉडफादर नहीं है। जब आप किसी को सपोर्ट नहीं करते हो तो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। और डेविड धवन का बेटा अगर आ रहा है तो डेविड धवन ने मेहनत की है। तुम्हारे पिताजी ने भी अगर मेहनत की होती तो तुम्हें भी लॉन्च करने के लिए कोई रोक नहीं सकता था। उनको सहूलियत मिलती है, उनको आसानी होती है। कहीं ना ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई। आई फील वो ऑडियंस, देखिए वो ऑडियंस के ऊपर है, हम वहां पे हमारा नहीं, आई टेल यू व्हाई कि कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले रीलॉन्च होने का, बट अगर ऑडियंस को नहीं पसंद आ रहा ना, वो तो अगेन नहीं नहीं, वो अगेन टैलेंट पे आ जाता है। आप जब जाएंगे देखने तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर पंकज त्रिपाठी ने अपने आप को प्रूफ किया है तो किया है ना उसने। आप देखते तो आपको लगता है अरे यार क्या परफॉर्म कर रहा है। आप अच्छा ये बताइए, पिछले 10 सालों में आपने वाव किया हो किसी एक्टर के लिए और वो एक्टर फ्लॉप हुआ हो, बताइए। आप वीर हनुमान करके एक साउथ की पिक्चर आई थी, हनुमान करके एक्टर है, वो नाम मैं उनका नहीं याद है मुझे। उस लड़के ने पहली डेब्यू फिल्म में 400 करोड़ का बिजनेस किया। उसकी दूसरी फिल्म आई, उसने 500 करोड़ का बिजनेस किया। आप बताइए वो क्यों फ्लॉप होगा? सब ने वाव किया ना, अरे बाप रे क्या एंट्री है, क्या परफॉर्मेंस है। आप बताइए पिछले 10 सालों में आपने किसको ये कहा कि अरे ये तो कमाल का एक्टर है और वो फेल हुआ हो? आप बताइए। आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप शॉर्टकट है, आप चाहते हो कि बस जल्दी जल्दी मिल जाए। स्पेशली जेन ज़ी ना, सब एग्जैक्टली, जल्दी आप पे जल्दी अंदर चाहिए। पेशेंस नहीं है। अब मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि आपके जनरेशन को कितना अच्छा था, पुराने जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनको हंसाने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े डायरेक्टर जो लिखते थे, पढ़ते थे, वो हंसाने के लिए मेहनत करते थे। आज आप बताइए, यूट्यूब पे आप जाइए, 100 मिलियन व्यूज़ हैं, आप देखें तो आपको शर्म आएगी कि आपका जेनजी जो है, सो कॉल्ड, जो मैं एनजी बोलता हूँ उसको, बिकॉज अगर वो 100 मिलियन उसको देख रहा है, एक ही आदमी 4 बार साड़ी पहन के आता है और ही करता, आप उसको जो है लाइक करते हो, तो आप क्या देख रहे हो? आपकी क्वालिटी क्या है? आप गंदे गंदे जोक्स पे हंसते हो और जो मेहनत करता है उसके जोक्स पे आपको हंसी नहीं आती है, तो क्या है ये? या इवन ह्यूमर का बहुत ही तो ये नहीं, आप देखो ना, आप कितने गंदे गंदे यूट्यूबर्स हैं, उन पे 100 मिलियन, वो क्या कर रहे हैं? वो सिगरेट पीना सिखा रहे हैं, गाली देना सिखा रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छा यार, वो मैं नाम नहीं लेता हूँ यहाँ पे किसी का, लेकिन आप उन पे हंस रहे हो, मज़ा आता है आपको। लेकिन आपका मेंटल आईक्यू कितना अच्छा है, आप ये चेक करो ना कि आपको हंसाने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी जैसे लोग हुआ करते थे और आज आपको हंसाने के लिए ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको देख के जो है किसी जानवर को भी अगर समझ में आता, अगर, क्योंकि वो तो चेंज हुआ नहीं है, उसको भी हंसी नहीं आए, शायद वो भी 3 बार के बाद मुंह फेर ले, उसको हम देख के हंसते हैं और हमें लाइक करते हैं, हम उसके वेट करते हैं कि नेक्स्ट जो है उसका वो ब्लॉग कब आने वाला है, नेक्स्ट उसकी रील कब आने वाली। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारे आईक्यू लेवल। कि हमें लाइक जेन ज़ी को डार्क ह्यूमर, कुछ नहीं पसंद है उनको, गाली गलौज, बस वही सब, डबल मीनिंग। डबल मीनिंग, एक ही आदमी ही करे, एक ही आदमी 4 बार बोले,
ये केला खाया, ये किया, उसी में उनको बट पीपल आर लिटरली डिफेंडिंग दैट, यू नो, कि हाँ मम्मी और पापा के कुछ उस पे जोक मार भी दिया तो क्या हो गया, लाइक इतना लाइटली ले। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनको टेक्निकलिटी, उनको क्रिएटिव लेवल क्या होता है पता ही नहीं है, क्रिएटिविटी क्या होती है उनको पता ही नहीं है ना उनको। दिस जोक्स दैट दे आर सेइंग इट इज वेरी इजी, इजी मतलब कोई भी उनको हंसा सकता है। और जस्ट बिकॉज उसमें गाली और डबल मीनिंग है लोग हंसते हैं। बता तो रहा हूँ, आप आज फिल्टर करिए जाके, आप देखिए कि आप 100 ऐसे यूट्यूबर को निकालिए, 100 ऐसे रील्स वाले को, और उसमें दिखाइए कि वो क्या बनाते हैं, वो क्या ऐसा उन्होंने किया है। और आप वहीं आप जाइए ना, ऋषिकेश मुखर्जी जी को देखिए, आप उत्पल चटर्जी को देखिए, आप मेहनत करते थे उस समय, ये शॉर्टकट वे नहीं था, तो आपने मेहनत करना छोड़ दिया है। बाकी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो वेस्ट होएगा। टैलेंटेड हैं तो आप अपना रास्ता बना सकते हो, टैलेंटेड नहीं हो तो बहुत ही नेचर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ही आपका वो टैलेंट बर्बाद हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। पान की दुकान खोल के भी लोग 100-100 करोड़ कमा लेते हैं और बिजनेस खड़ा कर देते हैं, और हम 2 लाइन डायलॉग बोल के हमको लगता है कि अरे यार अब हम तो एक्टर बन गए। नहीं होता है ऐसा। हम परफॉर्म करना अगर जानते हैं तो हमारे लिए एक ना एक नॉक बैठा है, वो ज़रूर आएगा, और जब आएगा तो वो फ्राइडे आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। या तो थर्सडे आएगा, थर्सडे को टीआरपी आती है टीवी की, वो आपको चेंज करके रख देगा। लेकिन आप वेट एंड वॉच एंड जस्ट फोकस्ड योर वर्क। आप मुंबई में 98% लोगों को पता ही नहीं मुंबई में आए क्यों हैं। रात भर पार्टी करेंगे, दिन भर सोएंगे, उठेंगे, घूमेंगे, फिर ऑडिशन दे देंगे। तो ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये बहुत डेडिकेटेड फील्ड है ये। तो ये बहुत पागलों वाली फील्ड है ये। इसमें आपको क्या होगा, क्या करना है, ये सब बहुत विचार के, बहुत कैलकुलेटिव होके चलना पड़ेगा, देन यू डू। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप ये गॉडफादर, नेपोटिज्म, ये सब एक सहूलियत के वो हैं, टूल्स हैं, ये सब Excuses, right? एक्सक्यूजेस हैं। और फेलियर। फेलियर कि अरे वहाँ तो कास्टिंग काउच है, वहाँ तो ये है, वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, मैंने 10 बार ऑडिशन दिया। बट आई बिलीव कास्टिंग काउच डज एग्जिस्ट मैं नहीं मानता इस चीज़ को। बिकॉज यू आर नॉट अ फीमेल। नहीं, फीमेल की बात नहीं है, मैं बहुत खुल के आपको बोलता हूँ, कोई भी प्रोड्यूसर अपने घर का दरवाज़ा खुद नहीं बंद करता है। ये बहुत कड़वा सत्य है फीमेल्स के लिए। मीन्स कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी ऐसा आदमी हो, वो अपने घर का दरवाज़ा खुद नहीं बंद करता है। वो फोर्सफुली लेके नहीं जाता है, वो फोर्सफुली कॉफ़ी पे नहीं बट इट डज एग्जिस्ट, राइट? एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सहूलियत के टूल्स हैं ये। आपको काम मिल गया, मैं आपको एक बहुत कड़वा ये भी कह रहा हूँ, मैं काम मिल गया तो वही आदमी आपको बहुत अच्छा लगता है, आप तो नहीं बोलते हो फिर उसके बाद कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया है। और नहीं मिला और आप फेलियर हो गए तो आप जाके देन यू विल एक्सपोज हिम, है ना? तो उससे क्या है, फिर आप दोनों पे फिर मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा रे चिल्ला। वो जब मीटू आया था तब बहुत सारे फेक केसेस भी सामने आए थे ना। एग्जैक्टली, वो आप डिफेम करने के लिए किसी का नाम भी ले लो आप। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी प्रोड्यूसर अपने घर का दरवाज़ा खुद नहीं बंद कर। आप सपोर्ट करते हो, दिन ऐसा होता है, और आपको सक्सेस मिल जाती है तो वही आदमी भगवान बन जाता है, सक्सेस नहीं मिलती है तो वही आदमी शैतान बन जाता है। तो ऐसा क्यों? बट आई बिलीव नाउअडेज पीपल डू इट फॉर फेम। एग्जैक्टली। आज आप रील्स उठा के देखो ना, आप उन फीमेल्स को देख के आपको शर्म आएगी कि इनके घर वाले अगर देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। एब्सोल्युटली। 10th स्टैंडर्ड से लेके लड़कियां, एंड किस वे में जा रहे हैं उनको, मतलब क्या उनका ये कहना है कि भाई लारा दत्ता ऐसा करती थी, आलिया भट्ट ऐसा। अरे वो फिल्म में उसकी रिक्वायर्ड इसलिए वो कर रही है, वो रियल लाइफ में ऐसी नहीं है। वो तुम साला रियल लाइफ में ऐसे घूम रहे हो। आई पर्सनली बिलीव दैट इंडिया में ना एक एज सेट होना चाहिए इंस्टाग्राम यूज करने के लिए, सोशल मीडिया। बट यहाँ पे अगेन ना वही जिंजी, कह रहे हमें रोका जा रहा है, हमें फ्रीडम नहीं दी जा रही। आज की माँ अपने बट वो अपने एग्जैक्टली माय पॉइंट, पेरेंट्स का नहीं सुन। पेरेंट्स का क्यों नहीं सुन रहे हैं? रीजन आप पता है आपको, आपने 6th स्टैंडर्ड में जो है फोन पकड़ा, मार नहीं खाए ना। एग्जैक्टली। आपने देखिए, पहले स्कूलों में मार पड़ती थी, अभी स्कूल में तो टारगेट भी नहीं लगा नहीं, स्कूल में टारगेट नहीं। अभी आप समझिए, आप सरकारी स्कूल में कोई जाता नहीं है जहां मार खा सकते हो। प्राइवेट स्कूल में आपको टारगेट दिया जाता है। आप पढ़ाई थोड़ी हो रही है वहाँ पे, वहाँ तो टारगेट फिल किया, 100 टारगेट पूरा हो गया मैडम, मेरा तो 100 पूरा हो गया।
और वो क्लास टीचर के अगर क्लास में 100 से 99 हो गया तो आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आप फेल हो गए। तो आप पढ़ाई थोड़ी हो रही है, तो टारगेट फिल किया जा रहा है, तो टारगेट फिल होने दो। माँ बाप भी खुश, फीस दे के बच्चे भी खुश। आज मैं तो बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, देखता हूँ जो है क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, माँ बाप क्यों भेज रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। बहुत। तो ये थोड़ा सा, ये अब यहाँ पे अब आप कैसे उसको जोड़ेंगे, मतलब एक एक फील्ड को आपको इजी टारगेट करना है, वहाँ आप कर सकते हो, लेकिन आप दूसरी किसी जगह के बारे में बोलना नहीं चाहते हो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी मुंह उठा के बोल देगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं है। यहाँ पे आप शौकिया बना रहे हैं ना, आपके अंदर आप बोल ही नहीं सकते हो। आप अगर उसी चीज़ की इज्जत करना शुरू कर दो, आप अपने प्रोजेक्ट की इज्जत करना शुरू कर दो, कोई माई का लाल बोल के चला जाए, आज मेरे सामने कोई बोल देना कि यार आपकी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, वो दोबारा वो 10 बार सोचेगा बोलने के लिए वो, क्योंकि इसी इंडस्ट्री ने मेरा पेट भरा है, तो मैं इसका अपमान थोड़ी होने दूंगा। मैं, जिसने मुझे पैसा दिया, जिसने मुझे मुंबई में घर दिया, रोटी दी, उसको मेरे सामने कोई बोल के चला जाए तो मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं उसको रियलिटी बताऊंगा, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, इसको समझो, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जहाँ इजी टारगेट है वहाँ सब फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। और अगेन की जेंजीज, कुछ नहीं मिला तो बोल दिया, रील डाल दिया। इन्फ्लुएंसर्स की बाढ़ है, हर दूसरा आदमी इन्फ्लुएंसर बन गया है। ट्रू। फोन और इंटरनेट होना चाहिए, उसमें भी अंबानी साहब ने कम कर दिया। कर लो दुनिया मुट्ठी में, पहले ले आए, अभी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। Yes, तो शुरू करते हैं रैपिड फायर। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, आपको पता ही होगा रैपिड फायर कैसे काम करता है। कैसे काम करता है? मैं 2 ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपको तुरंत कोई एक स्पॉन्टेनियस तुरंत जवाब देना है। अच्छा, ऐसे करना है कि नहीं करना है? कर दीजिए। ओके। बोलूं, चलो पूछती हूँ मैं। टीवी सीरियल्स या गुजराती फिल्म्स? गुजराती फिल्म्स। अब तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा, मतलब क्या? एक गुजराती फिल्म, सॉरी, एक गुजराती फूड जो आपको बहुत पसंद है। थेपला। Oh my god, I'm surprised you know थेपला। Okay. फेवरेट को एक्टर? क्यों ऐसे आप? आदित्य श्रीवास्तव, अभिजीत। ओके। रीजन? इज अ नाइस, वेरी हम्बल्ड एक्टर, इज अ ब्रेनी एक्टर। मुझे ना कभी कभी ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मुझे इतने सालों से मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे लगता है दैट वो रियल लाइफ में ना बहुत इंट्रोवर्ट से होंगे, शांत शांत से होंगे। वो ऐसा है क्या कि ही इज़ वेरी जॉली? ना ना, इंट्रोवर्ट ही है? इंट्रोवर्ट है, लेकिन है, मतलब पंचेस बहुत खतरनाक होते हैं उनके रियल लाइफ में। इज इट? यस। तो आपके उनके पंचेस बहुत ही खतरनाक वाले होते हैं, आपको हंसी तुरंत आ जाएगी। ये क्या हुआ? आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस रैपिड फायर। उनका बीच बीच में होता है ऐसे, जैसे कोई कुछ पूछ रहा है, कुछ हम लोग का क्यों है, ये क्या हुआ? तो ये उनका होता है, और बाद में किसी फिल्म में भी यूज़ हो गया है ये। हाँ। सो ओके, अभी रैपिड फायर कंटिन्यू करते हैं। 1 वर्ड फॉर फेम? इंटेलेक्चुअलिटी। स्ट्रगल? नॉट स्ट्रगल, मतलब क्या? स्ट्रगल के लिए कोई एक वर्ड? स्ट्रगल के लिए एक वर्ड क्या? हार्ड पर वर्क। आपने ये हार्ड तो किया वर्क, नहीं अच्छा मैडम। हार्ड वर्क, सॉरी, हार्ड वर्क। हाँ, फिर फैमिली? टाइम देना चाहिए। 1 वर्ड? टाइम। सिनेमा? एंटरटेनमेंट। गुजराती इस मूवी में ड्रीम डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहें? संजय लीला भंसाली। गुड आंसर, वेरी स्मार्ट आंसर। हिस्ट्री या बायोपिक का कौन सा रोल प्ले करना पसंद करेंगे? चंद्रशेखर आजाद। वेरी नाइस, इम्प्रेस्ड। आई डू। आप है थोड़े ऐसे देशभक्ति हाँ, मुझे मेरी किसी दोस्त ने बोला था कि आप किसको प्रेम करते हो, मुझे या किसी और को, तो मैंने कहा मैं देश प्रेमी हूँ। तो मेरे डायरेक्टर हैं, उनका, मैं प्रोड्यूसर है, सॉरी, मैं उनका नाम लूँगा कभी आपको, वो बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को, और तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद बनेंगे और सारा पैसा मैं बर्फ़ की तरह बहा दूंगा, बर्फ़ की तरह बहा देंगे वो सारा पैसा, तो बर्फ़ की तरह ही बहाएंगे धीरे धीरे, टीपू टीपू। गॉड। सो क्या कभी किसी क्रिमिनल ने आपको रियल लाइफ में पहचाना है?
हाँ, क्रिमिनल तो बहुत सारे पहचानते हैं और बोलते हैं कि हमारा जीना हराम कर दिया आप लोगों ने। अब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि हम लोग जो क्या करने वाले हैं। बहुत सारे क्रिमिनल्स मिलते हैं और अपनी आप बीती सुनाते हैं, तो उनको हमें उससे कुछ प्रेरणा तो नहीं मिलती, बट कुछ मसाला ज़रूर मिल जाता है क्योंकि हम उनसे प्रेरणा नहीं ले सकते क्रिमिनल्स में, लेकिन इसलिए हमें उनसे कुछ स्टोरी बनाने में टाइम मिल जाता है। और टीवी एक्टर्स के बारे में आपने मतलब 10 साल दिए अपनी लाइफ के, लाइक एक शो को, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक टीवी एक्टर्स के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? कुछ वैसा मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा वो होगा, बट ये है कि थोड़ा क्या ही बोलूँ इसमें। सी एज अ ऑडियंस मुझे लगता है कि टीवी एक्टर्स के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है दैट वो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। नहीं, कमा तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे। बस यही सुनना था, यू अग्रीड ना? मैं बोल आप ये देखिए, ये चतुर सवाल आपने पूछा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनका वो कहीं जाते होंगे तो 300-400 लोग जो है बॉडी में बॉडीगार्ड्स चलते होंगे, और ऐसा नहीं है। हम सीआईडी वालों को तो कभी इस सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ट्रू। हाँ, तो ऐसा लगता होगा कि बहुत मतलब बहुत सीरियस रहते होंगे, बहुत एकदम चुन चुन के बोलते होंगे, ऐसा हम बट ऐसा कुछ नहीं है। हम रील और रियल लाइफ में टोटली डिफरेंट हैं। हम जैसा रियल लाइफ में हैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। तो अगर किसी से ऐसी मिल जाए तो ये डिस्क्लेमर लगा के घूमना पड़ता है कि हम ऐसे नहीं हैं। अच्छा, ओके। सो आपका गुजराती मूवी में डेब्यू हो रहा है, तो आपने सिर्फ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को क्यों चूज़ किया? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। मुझे लोग मिल गए, इजीली मिल गए जो है, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सेट के ऊपर मिल गए और ऑफर्स मिल गए। तो इसलिए जब मैं तो डेस्टिनी को थोड़ा मानता हूँ, भगवान जिधर लेके जाते हैं, तो अगर जो चीज़ आपको मिल रही तो आपको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जैसे अगर कोई लड़की अगर आपको प्यार कर रही तो आप भी उसे प्यार कर लीजिए, वरना बाद में कोई नहीं मिले। पर फिर ये तो ऐसा तो नहीं हो गया ना कि दैट अपॉर्चुनिटी इसी की थी तो आपने इसी को चूज़ कर लिया? अगर कोई और अच्छी होती तो आप गुजराती इंडस्ट्री को नहीं किसी और इंडस्ट्री को चूज़ करते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बड़ा चूज मतलब मैं फर्स्ट जो मिल गया मैं उसके साथ खुश रहता। વહેલા તે પહેલાના ધોરણે એવું છે આમ. मतलब આમ નહીં કે અરે અત્યારે તો જ્યારે હું અહીંયા આया तो वो बધી वेब सीरीज़ના कॉल आया हमारे માટે कि बहुत सारी वेब सीरीज़ के कॉल्स आए कि अरे यार कहाँ हो, मुंबई में हो कि बाहर हो, लेकिन मैंने फिर उस तरफ देखा नहीं। हाँ, एक मेरे एक फ्रेंड हैं केशव तिवारी जी, उनकी एक सीरीज़ आ रही बहुत बड़ी, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम क्यों मुंबई से बाहर हो, अभी मैं कर रहा हूँ, तुम वापस आओ। और वो शायद आउट ऑफ इंडिया शूट करने जा रहे, रशिया में शूट करें, लेकिन हमने नहीं चूज़ किया। तो मैंने एक बार टास्क ले लिया तो फिर उसको मैं फिल करके ही मैं पीछे हटूँगा, नहीं तो लोग कहेंगे यार देखो आधे रास्ते से लौटा जो है वो। तो इसलिए कि एक बार चूज़ कर लिया तो फिर शादी करके ही जाएंगे, दुल्हन लेके ही जाएंगे, ऑडियंस तक पहुंच के ही जाएंगे। ऑडियंस नहीं मिलेगी तो उसके पैर पकड़ लेंगे, पैर पैर पकड़ के उनसे आशीर्वाद लेके जाएंगे, लेकिन लेके ज़रूर जाएंगे आशीर्वाद। हाँ, सो माई पर्सनल क्वेश्चन इज दैट आपको लगता है दैट आपके जो स्किल्स है उसको अभी किसी ने 100% या फिर थोड़ा बहुत भी यूज़ किया हो एक्टिंग वाइज? 100% यूज़ कर लिया है, चूज़ लिया। सीआईडी में खून तक ले लिया है अब कुछ। अब हमें गुजराती में जब मैं आया तो यहाँ पे अब कितना मुझे डायरेक्टर कितना चूज़ पाएंगे, कितना मतलब वो निकाल पाएंगे, और ये तो फ्लोर पे जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी हमने राइटर के साथ बैठ के, हम और राइटर ने तो मतलब हमारा जो तो ना ना समझ गई मैं। ओके, आप लोग का रियूनियन वगैरह होता है क्या? होता है, लेकिन अभी मैं बहुत टाइम से बाहर हूँ तो अभी टच में है सब? हाँ, टच में है। आदित्य सर हैं एंड दया सर का नंबर चेंज हो गया है, तो इसलिए मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। फ्रेडी सर है नहीं, और सचिन है, ऋषिकेश पांडे, उनसे बातचीत होती रहती है। तो इसलिए सब मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो इसलिए भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। बट फैमिली अच्छी है। अगर किसी को शादी वादी करनी है तो लड़के सारे अच्छे हैं सीआईडी वाले, आप बताइएगा। दया भी, मतलब रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो आप लोग पता चले
कल से रिश्ते भेजने शुरू कर दो ये। हाँ, अगेन मैं याद करा रहा हूँ, हेलो अभय शुक्ला, ये सॉरी कीपिंग अप विथ करीना, ये शो एक दिन बहुत ऊपर तक जाएगा और जब मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली होगी तो उसके पहले मैं इस शो पे बैठ के मैं प्रमोट करूँगा अपनी फिल्म। आपका शो तो बहुत बड़े उस पे है, तो मैं इस शो को चाहता हूँ कि ये कपिल शर्मा को बीट करे। लवारी यहाँ पे गुजरात में एक बड़ा वो है प्लेटफॉर्म है, उसको बीट करे। मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। एंड आपको इज़ अ वेरी गुड, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आपके अंदाज़ बहुत अच्छे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, तो आपकी टीम है ना, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक शुभेच्छा। તમે બહુ ઉપર જાઓ અને જ્યારે ઉપર જાઓ તો મારી ફિલ્મને યાદ રખજો, હા, થઈ ગયું રમણ ભમણ। અમારી અત્યાર સુધી મારા માઇક્રો મેમરીઝમાં બી આ ફિલ્મ ફીડ થઈ ગઈ છે। અગર કોઈ ભૂલ ચૂક થઈ જાય અને ગુજરાતીમાં તો તમારી ઓડિયન્સથી કહું છું, ગુજરાતી ઓડિયન્સ મને માફ કરજો, પણ મને આશીર્વાદ આપો, હું તમારા છું, તમારે માટે હું બહુ બધા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને ઇટ્સ માય હમ્બલ રિક્વેસ્ટ કે તમે બધા જ જાઓ, જ્યારે ફિલ્મ આવી જાય અને થઈ ગયું રમણ ભમણ, તમે એક વખત તો જરૂર જોવા માટે જાઓ, તમે બહુ મજા આવી એને। नहीं, that's very generous of you to say so many kind things about me and the show and the team. And I wish the same for you. And I'm sure that हमारी गुजराती audience बहुत welcoming છે. And તમારી मूवी बहुत સારું કરશે એવી મારી શુભેચ્છાઓ છે। And as सर ने कहा कि उनका मूवी आएगा उससे पहले हम जरूर मिलेंगे। आई एम श्योर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ये पॉडकास्ट के बाद भी जो आप अभय सर से पूछना चाहेंगे, तो प्लीज कमेंट में बताइए। आई विल मेक श्योर कि मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊं, आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर दूं। टिल देन, जय श्री कृष्णा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय द्वारकाधीश। जय द्वारका।